आज सुबह 11 बजे वजीर खजाना अरुण जेटली पेश करेंगे मोदी सरकार का इस टर्म का आखिरी बजट। किसान से लेकर हर तबके को राहत की उम्मीद। वजारत खजाना के दफ्तर में पहुंचे अरुण जेटली। बजट से रेल मुसाफिरों को बड़ी उम्मीदें। ट्रेन में सिक्योरिटी और सहूलियात के साथ लेट लतीफी से कब मिलेगी राहत। जदीद टेक्नोलॉजी पर भी फोकस कर सकती है सरकार। जी सलाम पर इस पर हो रही है खुसूसी बातचीत। और आपको बता दें, वजीर खजाना अरुण जेटली अब वजारत खजाना के दफ्तर से इस वक्त निकल रहे हैं और वो जाएंगे राष्ट्रपति भवन, जहां पर सदर जमहूरिया साइन करेंगे और उसके बाद सीधे पार्लियामेंट की जानिब रवाना होंगे वजीर खजाना। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जी सलाम पर। तो अपने तमाम साथियों के साथ वजीर खजाना अरुण जेटली। आज सभी की निगाहें वजीर खजाना पर मरकूज। हर कोई सुनना चाहता है उन्हें क्या कुछ उनके पिटारे में है और उनका पिटारा उनके हाथ में है। और इस वक्त वो सदर जमहूरिया के आवास की जानिब बढ़ चुके हैं और वहां से साइन होने के बाद पार्लियामेंट की तरफ रवाना होंगे वजीर खजाना अरुण जेटली। और 11 बजे ऐवान में वो 2018-19 के लिए आम बजट पेश करेंगे। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जी सलाम पर। वजीर खजाना अरुण जेटली वजारत खजाना के दफ्तर से निकल चुके हैं। और यहाँ पे भी बड़ी रवायतें होती हैं, जब बजट तैयार किया जाता है तो उस दौर में कोई भी अफसर, कोई भी कारकुन बाहर नहीं आ सकता है। सभी को अंदर ही रहना पड़ता है जितने दिनों तक ये तैयारी चलती है। तो ख़ास तौर से एक हलवा तैयार करने की रवायत भी होती, वो भी हुई पिछले दिनों। और उसके बाद उनको सब में बांटा जाता है, तकसीम किया जाता है। आज के बाद ही वो लोग अपने अहले खाना से मिल पाएंगे, अपने परिवारों के पास लौट पाएंगे, क्योंकि ये एक बड़ा लंबा और बहुत ही तनाव से भरा हुआ प्रोसेस होता है। और बजट जब तक के वजीर ख़जाना पार्लियामेंट में न पेश कर दें तब तक के बहुत सीक्रेटली इसको किया जाता है। और ये एक रिवायत बन चुकी है जो काफ़ी सालों से यूं ही चल रही है। तो वजारत ख़जाना के दफ्तर से अब निकल चुके हैं वजीर ख़जाना। और यहाँ पर अमरेंदु उपाध्याय जी। अमरेंदु जी, ये भी बड़ा एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है बजट का और बहुत ही सिक्योरिटी के साथ बहुत रहस्यमय तरीके से इसको तैयार किया जाता है और वो लोग भी नहीं निकल सकते जो लोग इसको तैयार करते हैं। हाँ, लेकिन अब इसकी आवश्यकता वो रह नहीं गई है, क्योंकि अब जिस तरीके से बजट आने लगे हैं उसमें कोई रहस्य वाली बात रह नहीं गई है। और रहस्य तब होता है कि जब जनता के हित की बातें होती, जनता के लिए कुछ नई चीज़ होती है, कुछ नई प्रोग्राम होते हैं, कुछ नई योजनाएं होती हैं, तब कुछ रहस्य की बात होती कि वो पहले से लीक हो जाएंगी तो उसका फायदा किसी को मिल जाएगा। तब इस तरह की कुछ बातें तो होती नहीं है। और जब देश के 1% लोगों के पास देश की 73% पूंजी पहुंच गई, तब फिर इस बजट में इतनी गोपनीयता कोई मतलब रह भी नहीं गया। तो चूंकि सब कुछ अब निर्धारित करना है, अब देश के 1% लोगों को ही करना है। तो हालांकि लेकिन रिवायत है, रस्में तो वो चल रही है। हालांकि ये सरकार बहुत सी रस्में तोड़ने पे आमादा है और तोड़ भी रही है। बहुत सी रस्में, परंपराओं को तोड़ रही है, नई परंपराएं बना रही है, संस्थाओं को तोड़ रही है, नई संस्थाएं खड़ी कर रही है। लेकिन हलवा अभी तक बन रहा है तो अच्छी बात है, हलवा बनता रहे। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी हलवा बनता रहेगा, लेकिन इस हलवे में से देश की जनता को जो है वो कुछ मिठास पहुंचे, यही इल्तिजा ये देखने वाली बात है। आज का मिलने वाला हलवा कड़वा ना निकले, बस ये खास बात होगी। मीठा बोल के मीठा ही दिया जाए तो अच्छा है। प्रदीप जी, आपको शायद जाना है, आप सेहत को लेकर के जो हम लोग बात कर रहे थे, आप हमारी बातों से ऐसा लगता है सहमत नहीं है। आपको लगता है काम हुआ है सेहत के शोबे में। जरा मुझे बताइए कि कितना काम हुआ, कैसे काम हुआ, क्योंकि आप ये मानकर चल रहे हैं कि हम लोग तमाम जो है तनकीद कर रहे हैं, आलोचना ही कर रहे हैं, जो अच्छे काम है उस पर जिक्र नहीं हो रहा है। इमरान जी, ऐसा है, मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे देश को 68 साल हो गए आजाद हुए। पहली सरकारें भी रही, सब सरकारों ने काम करा, हम आलोचना ही नहीं करें, सारी सरकारों ने काम करे, किसी का कम रहा ज्यादा रहा। लेकिन पिछले साल हुआ था बजट के अंदर कि भाई जो स्टंट का रेट कम करे गई मेडिकल के अंदर, और 30-40 चीज़ों के जो एक तरीके से जो आम आदमी के पहुँच से बाहर थे, आम आदमी ऑपरेशन नहीं करा पाता था हार्ट वगैरह का। लेकिन मेरा मानना है कि इस बजट के अंदर सरकार को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि बहुत सारी अभी तक 300 दवाएँ ऐसी हैं जिनके बहुत ज़्यादा रेट है।
पहले तो आम आदमी का भी ध्यान रखना है, केवल गरीबों का भी रखे ना, आम आदमी का भी, कि आम आदमी को अभी बहुत दिक्कतें हैं, किडनी की, लीवर की, आमाशय की, जो दवाइयां बहुत महंगी है कैंसर की, उन पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री डायलिसिस मंसूबा, जो प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना है, वो उसका भी जिक्र किया था उस दिन सदर जमहूरिया ने। बिल्कुल तो इस तरह के भी प्रोग्राम चल रहे हैं, कई बिल्कुल शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये जो डायलिसिस का भी खर्चे बहुत ज्यादा, इसमें प्रॉफिट है बहुत ज्यादा, मतलब इनको सरकार को ये, मैं ग्रामीण भारत की बात नहीं कर रहा, मैं आपको दिल्ली शहर की बात कर रहा हूँ। आप दिल्ली शहर में अभी अपनी टीम भेज दीजिए। मैं गणेश जी आपके पास लौटूंगा, मैं जरा लोगों को सुन, हालत तो देखिए। मैं लौट रहा हूँ, स्टंट तो बहुत दूर की बात है, बातें हम करेंगे, हार्ट का ऑपरेशन बहुत दूर की बात है, कैंसर का इलाज बहुत दूर की बात देख लेते हैं। है। आदमी को बुखार की दवाई मिल जाए इन सरकारी अस्पतालों में, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपकी बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ, मैं आपकी बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ। आम लोग क्या सोचते हैं इस बजट, मैडम मैं लौट रहा हूँ आपका, आम लोग क्या सोच रहे हैं इस बजट को लेकर, कि जरा वो भी सुन लेते हैं आम लोगों की जुबानी। అదే జరిగింది బెంగళూరు సంగతి మనకు తెలియదు కానీ మెడ్రాస్ ట్రైన్లు మటుకు ప్యాసింజర్ ట్రైన్లు కావాలి మాకు. ప్యాసింజర్లు అయితే పడుకున్నామంటే తక్కువ రేట్లు వెళ్ళిపోతారు. चलिए, हिंदी और उर्दू जबान में जब हमारे पास लोगों की बातें आएंगी तो वो हम आपको सुनाएंगे। ये जुनूबी हिंदुस्तान से लोगों का रद्द-ए-अमल आया है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। जी घनेश जी, आप से पहले मैं जरा, आपने प्रदीप जी की बात को चूंकि बीच में काटा, उनको बोल लेने देते, मैं फिर आप ही के पास मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा जो बजट से, क्योंकि देखो देश तभी चलेगा जब बजट बढ़िया होगा। आज चर्चा हमारी सिर्फ बजट की है, तो एक तो मेरे ध्यान आम दवाइयां का भी बता दीजिए डेफिनेशन क्या है। मैं बताता हूँ, मैं मुझे बोलने दो ना पहले, आप हर बार सुन लेते हैं। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, पहले बता दूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं उनके व्यापारियों के लिए वर्ग से संबंधित हो, वर्ग देश की व्यवस्था को चलाता है, व्यवस्था को चलाता है। वर्ग विशेष मत आप ध्यान दीजिए। घनेश जी सुन लेते हैं, मैं आप ही के पास आऊंगा। किसी भी राजनीतिक पार्टी से मैं संबंधित नहीं हूँ, ना मैं हूँ ना मेरा कोई इससे मुंह है। मैं तो दो तीन बातें आम लोग आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि एक तो आम आदमी खुश होना चाहिए, गरीब आदमी खुश होना चाहिए, किसान खुश होना चाहिए। जैसे मैंने किसानों के लिए कहा कि 7-8 किसान रोज मर रहे हैं, चिंता का विषय है। किसानों की इनकम मजदूर से भी कम है। 68% किसान जो हैं, मतलब हर पॉइंट पे मैं देना चाह रहा हूँ कि 68% किसान को 6,000-7,000 रुपए महीना कमा पा रहे हैं, मजदूर भी ज्यादा कमा पा रहा है। तो ये सब चिंता के विषय है हमारे साथ। और इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग है उसके लिए भी आज कारपोरेट टैक्स को भी कम करना पड़ेगा सरकार को, देश चलाने के लिए इंडस्ट्री का दर्जा देना पड़ेगा, रियल एस्टेट को। 3-4 पॉइंट। मैं लौट रहा हूं आपके पास प्रदीप जी। जयंत सिन्हा इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। जो 4 साल में हम लोगों ने आर्थिक जो नीतियां हम लोग लाए हैं, जो हम लोगों ने विदेश नीति में हम लोगों ने परिवर्तन लाया है, वो अद्भुत रहा है। आज तक किसी और सरकार ने 4 साल में इतना काम करके नहीं दिखाया है। सर, आपके मंत्रालय की भी बात करें तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम हर एक छोटे छोटे शहरों में वायुयान का एक रास्ता, मतलब एक रास्ता निकालेंगे। उसके लिए भी क्या कुछ प्लान होगा सर इस बजट में? उड़ान के तहत, और इनकी हमने पूरी घोषणा कुछ ही दिन पहले की थी। आपको मालूम है कि हम लोगों ने पिछले 15 महीने में, और माननीय राष्ट्रपति जी ने भी इसकी जिक्र की अपने अभिभाषण में, कि हम लोगों ने 56 एयरपोर्ट और 31 हेलीपोर्ट को हम लोगों ने एविएशन नेटवर्क में जोड़ा है। इसके पहले हमारे देश में 75 एयरपोर्ट थे, लेकिन हम लोगों की नीतियों के कारण हम लोगों ने 56 और एयरपोर्ट जोड़े, 31 और हेलीपैड जोड़े। तो ये आपको दिखा रहे हैं कि जो हम लोग चाहते हैं कि सब लोग उड़ें, सब लोग जुड़ें। छोटे शहरों में भी हवाई अड्डे हों, हमारे हजारीबाग में भी हवाई अड्डा आ रहा है, बोकारो में भी और दुमका में भी हम लोग, झारखंड में हम लोग हवाई अड्डा और हवाई सेवाएं ला रहे हैं। तो आपको इससे नज़र आएगा कि सब लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वो हवाई सेवाओं की सुविधा हो, चाहे वो शौचालय की सुविधा हो, चाहे वो बैंक अकाउंट की सुविधा हो, या बिजली सड़क पानी हो, ये सब जो बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, वो हम लोग पूरी तरीके से करके अमल कर रहे हैं। सर, विपक्ष कहीं न कहीं सवाल उठाता है कि कृषि में जो बोले थे प्रधानमंत्री की दुगना आय करेंगे, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, और रोजगार को लेकर काफी सवाल उठाए हैं। वो जो है आंकड़ों के तहत हम लोग उसका जवाब दे सकते हैं, वो लंबी चर्चा है। आज मैं उसको पूरी तरीके से विस्तार से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी समय कम है। लेकिन कृषि क्षेत्र में हम लोगों ने अपने किसान भाइयों और बहनों को हर साधन दिया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस भी हम लोगों ने कई जगह सही तरीके से किए हैं, और जो हमारी राज्य सरकार हैं उन्होंने बड़े इनोवेटिव तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस को भी ठीक ठाक रखा है, और अगर कहीं भी कोई घाटा है तो उन घाटों को उन्होंने पूरा किया है। तो ये हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र
के लिए किया है। साथ साथ रोजगार के लिए, चाहे वो कौशल विकास योजना हो, चाहे वो एजुकेशन हो या रोजगार का सृजन हो, जहां आपको मालूम है कि ईपीएफओ में 60 से 70 लाख लोग जुड़ रहे हैं। आपको मालूम है कि 10 करोड़ लोगों को मुद्रा के तहत लोन मिला है, स्वरोजगार मिला है। तो ये सब अगर आप कुल मिलाकर देखें, आंकड़ों के हिसाब से देखें और जो विपक्ष का जो नुक्ताचीनी चलता रहता है उसमें आप न पड़ें, तर्क और तत्वों को देखें तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या रोजगार का क्षेत्र हो, इसमें भी हम लोगों ने भरपूर काम किया है। सर एक छोटा सा सीपीआईएम ने सर कमेंट किया है पीएम मोदी पे। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि वो पकौड़ा जॉब सबको देंगे, रोजगार देंगे। क्या कहेंगे सर? देखिए, विपक्ष का काम है विरोधवाद करना और बातें फैलाना। हकीकत तो ये है कि 60 से 70 लाख लोगों को हम लोगों ने ईपीएफओ के साथ जोड़ा है। इसमें लोगों को सही तरीके से फॉर्मल सेक्टर में, औपचारिक सेक्टर में उन लोगों को नौकरियां मिली हैं। साथ साथ जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, मोबाइल रिपेयर शॉप चलाना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाना चाहते हैं, गाय पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन करना चाहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनको भी हम लोगों ने साधन दिया है। तो देखिए, सरकार किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं काम करती है, सरकार सबके लिए काम करती है। जो शिक्षित जो हमारे युवा हैं, जो एजुकेटेड हमारी यूथ है, उसको लिए भी हम लोगों ने बहुत सही तरीके से उनको हम लोगों ने नौकरी दिलवाया। धन्यवाद। थैंक यू सर। तो जयंत सिन्हा को आप सुन रहे थे, सिविल एविएशन के ममलिकती वजीर हैं, आज़ाद चार्ज है इनके पास। इससे पहले ये खास तौर से वजारत खजाना में भी ममलिकती वजीर थे और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप आंकड़ों पर गौर कीजिए, आप हिज़्ब इख्तिलाफ यानी विपक्ष की तरफ मत जाइए, उनकी बातों की तरफ मत जाइए, आप आंकड़ों पर गौर कीजिए। हालांकि हमारे मेहमान उन्हीं आंकड़ों को नकार रहे हैं, ये भी अहम बात है। और बजट से आम आदमी को क्या उम्मीद है, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। एक्चुअली हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि ये बजट जो अच्छा होना चाहिए और जनता के हित में होना चाहिए। इससे हम उम्मीद करते हैं कि ये सबके लिए अच्छा होना चाहिए बजट, गरीब जनता को देखते हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार हमेशा लोगों के लिए ये बजट पेश करे और आम बजट और रेल बजट दोनों भी अच्छे से करे, क्योंकि लोगों के काफ़ी सारा फ़ायदा हो। और महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित जानना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे चोरी डकैती, बहुत सारा रेप्स वगैरह, एक्सीडेंट, ये सब में ध्यान देना चाहिए, सुरक्षा बढ़ाई जाए। और एसी लोकल भी वैसे ही खाली जा रही है, तो उसके लिए काम ना करके सुविधा रेल की बढ़ाई दी जाए। हमको काफ़ी दिक्कत होती है आने जाने में, कभी कभी ट्रेन वाकई लेट हो जाती है, घर जाने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है, उसमें फिर चढ़ने नहीं मिलता है। इसके लिए ये सारा सब ध्यान सरकार ने देना चाहिए, रेलवे बजट ने खास तौर पे ये ध्यान देना चाहिए। रेलवे की जो सर्विसेज है वो अच्छी नहीं है और जो रेलवे के किराए हैं वो भी उसके मुताबिक नहीं जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और आम बजट खास करके किसानों के लिए होना चाहिए, जो देश की आर्थिक राजधानी पर निर्भर करता है। अगर किसानी नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? इसी वजह से हम आज जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन भाजी रोटी कहाँ से आएगा? सब किसानों के लिए ज़्यादा बजट में होना चाहिए ताकि आत्महत्या रुक सके। और रेलवे में और सुविधाएं बढ़ाई जाएं, जैसे खाने को लेकर कहाँ कॉकरोच मिल रहा है, कहाँ कीड़े मिल रहे हैं, लेकिन कुछ सुधार होता नहीं। ऐसी हर बार सरकार वादा करती है और चली जाती है। कहीं ना कहीं मोदी सरकार की बजट है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि अच्छा बजट लोगों के लिए, आम बजट भी और रेलवे बजट। सर, मोदी सरकार को 3 साल हो गया, अभी तक उनका बजट में हर बार यही दिखा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। 15 लाख देने की घोषणा की थी, एक एक को कहाँ चले गए 15 लाख? वो बोलने से थोड़ी देश आगे चलता है सर। कहीं ना रेलवे बजट में महिला की झलक सुविधा की, सिक्योरिटी की बात करें, महिलाओं के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाए थे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे सर, लेकिन ट्रेन टाइम पे ही नहीं चल रही है। आज अभी देखिए, ये ट्रेन एक छोड़ जाएगी फास्ट, इसके बाद आधे घंटे पे एक फास्ट है सर, तो हम लोग पहुंचेंगे कैसे? और मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हम लोग थोड़ा भी लेट पहुंच जाएंगे तो आजकल इतना स्ट्रिक्ट कर लगा रखे 18 और 19 के बजट सेशन को लेकर। वास्तव में जब से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में देश में आई है उसके बाद से लगातार हर बजट में आम आदमी की चिंता की गई है और देश के अंदर एक उचित आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं। और मैं महसूस कर सकता हूँ ये बजट भी इसी आशाओं के अनुरूप देश के आम मतदाता के प्रति समर्पित होगा। और मैं इतना कह सकता हूँ कि वास्तव में जो जन आकांक्षाएं हैं, जो आम आदमी महसूस करता है, उस कसौटी पर हमारा बजट खरा उतरेगा।
सर दूसरी तरफ कासगंज में जिस तरह का वायलेंस हुआ सर, उसको लेकर यूपी सरकार ने जो है उन्होंने रिपोर्ट भी सौंप दिया है होम मिनिस्ट्री को। विपक्ष जो है लगातार कह रही है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार काफी बायस्ड है और इनसेंसिटिव है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो कुछ कासगंज में हुआ, मैं इतना ही कह सकता हूँ, दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। और तो आपने आम लोगों को भी सुना और इस वक्त मरकजी हुकूमत में जो वजीर हैं उनको भी हमने आपको सुनवाने की कोशिश की। रेल को लेकर भी जो मुसाफिर थे वो बहुत ज़्यादा उम्मीद में नहीं लग रहे हैं। उनको कहना है कि जो पहले से जो चीज़ें उसको ही दुरुस्त कर ले हुकूमत तो ज़्यादा बेहतर है। लोगों की अपनी तकलीफ है और बहुत प्रैक्टिकल तकलीफ है, उसको आप नकार नहीं सकते। चाहे अच्छे खाने को लेकर बात हो, चाहे ट्रेनों के वक्त पर पहुंचने को लेकर के बात हो, हिफाजत को लेकर बात हो। ललिता जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि रेल को लेकर के आप खासतौर से कह रही थी कि रेल यूनिवर्सिटी की बात की गई थी, उसका क्या हुआ? रेलवे के सीट के नाम पर अभी भी जो है वसूली थम नहीं रही है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरे रेल मिनिस्टर हैं, पहले वाले बदल दिए गए हैं, बावजूद इसको आपको लगता है कि उसके बाद भी कुछ फर्क पड़ा है क्या? देखिए इमरान साहब, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क भारतीय रेल का नेटवर्क है और हवाई यात्रा से महंगी रेल यात्रा है आज भी। रेल की सेवा, सुरक्षा, सफाई हमेशा ही सवालों में घिरी ही रही है। आज भी यदि देखें रेल की स्थिति तो क्या है, ये हमें समझ में आती ही है। प्राइवेट कंपनी जो है वो मलाई डकार रही है और एयर इंडिया आज घाटे में जा रही है। अभी बीच में सरकार की ओर से प्रस्ताव आया था कि वो रेल यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। बड़ी उमंग थी, सम्मानीय जनता में खुशी की लहर थी, लेकिन उसका फीता तो काटा गया, लेकिन काम अभी तक आगे पहुंचा नहीं है। सीटों के नाम पर पुलिसिया वसूली होती रही है, ऐसे वीडियो के सामने आते ही रहे हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से कम सरकार पर इतना संदेश तो देना ही चाहूंगी कि अध्यापक, किसान, जवान और चिकित्सक को मध्य में नजर रखते हुए सम्मानीय जनता के हर एक व्यक्ति के पास जो है मंगलमय बजट की कामना पहुंचे और हर एक जन के पास ऐसा एक बजट पहुंचे जहां पर देश का कोई भी बच्चा सड़क पर भूखा ना मरे। सरकार को इस ओर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। शिक्षा की पद्धतियों पर ध्यान दिया जाए, अध्यापकों की नियुक्ति की जाए और जो टैक्स के कार्यक्रम चलते हैं उन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। आज अध्यापक दुखी है, पीड़ित है और हर अध्यापक की स्थिति देखा जाए तो हर अध्यापक बीमार है। आप टीचर्स को लेकर के बहुत संजीदा हैं, आप खुद एक टीचर्स हैं और आपको लगता है कि आपकी समस्याओं का, आपकी परेशानियों का हल नहीं हो पाया और ना पिछली सरकारों ने किया, ना ही सरकार ने कोई बहुत ज्यादा आपके लिए किया। ठीक है, मैं उम्मीद जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी आपने सुना होगा कि मिनिस्टर हुकूमत के कह रहे थे कि हमने किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस तैयार किए, बनाए। उसके अलावा हमने रोजगार के लिए, चाहे आप किसानों के बच्चों को, क्योंकि आप बात कर रहे थे और आपने साफ शुरू में कहा था कि उनके लिए भी कुछ हुआ नहीं है, किसान का बच्चा भी आज परेशान है, तो वो तो ये दावा कर रहे हैं कि हमारी रोजगार सृजन जैसी स्कीमें हैं, मुद्रा के तहत हमने 10 करोड़ लोगों को लोन दिया है। तो आपको लगता नहीं कि ये सब चीजें हो तो रही हैं, काफी हैं? ऐसा है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये आज जो हम चैनल पर बजट वाले दिन बैठाए हैं आप लोगों ने, मैं चैनलों को भी कहना चाहता हूँ, चैनल वाले इस बजट से कम 15 या 20 दिन पहले इन सब लोगों को बुलाना चाहिए था, ताकि हमारी आवाज उन तक पहुंचे। बिल्कुल सर, हम तो लगातार इस पर बात कर रहे हैं, बात लगातार हमने तो सीरीज चला रखी थी। मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन और ज्यादा पहले से चलाना चाहिए था, जब हमें पता आ रही है कि उस दिन 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होगा। टीचर को भी, व्यापारियों के नेताओं को भी, किसानों के नेताओं को भी उससे पहले बैठाना चाहिए था। हम बताते और वो कुछ हमारी सुनते और हमारी मानते तो हमें पता लगती। मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, आपके जो प्रतिनिधि थे वो आते रहे बीच बीच में, हम लोगों ने बैठाए और भी दूसरे मीडिया हाउसेस ने भी ये कोशिश की है। एक चीज आपको इसमें बता दूं सर, उनको आप तो इमरान जी की बात कर रहे हो, ये जेटली जी अपने सांसदों की बात सुनने को तैयार नहीं है। सांसद क्या चाहते हैं, उनके कैबिनेट कुलीग क्या चाहते हैं, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आप लोग तो कहीं गिनती में नहीं हो, आप पता नहीं किन लोगों से उम्मीदें लगा के रखे हो। सुना आपने भी नहीं था, सुना आपने भी नहीं था, हमें आप भी सुन लेते तो आपको ये दिन ना देखने पड़ते। पहले मुझे सुनो, आप राजनीति कर रहे हैं, मैं राजनीति करने नहीं आया। ठाकुर साहब, मैं अपना दुख, आप किसानों की तकलीफ बताइए। मैं किसानों की तकलीफ बताना चाहता हूँ। अभी मैं गौतम बुद्ध नगर जिले से आता हूँ, हमारे यहाँ 3 प्राधिकरण हैं। 3 प्राधिकरणों में ये डंडा मचा हुआ है, किसान की ओर नहीं सुनी जा रही है। किसानों को भूमाफिया बनाया जा रहा है, किसानों के हमेशा दर्द को और नोच के खाया जा रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका लाभ उसको मिल रहा है, आपको फायदा मिल रहा है? जब लाभ हमें जब मिलेगा, जब हम देख लेंगे किसानों को किसी को मिल चुका है। अभी किसी किसान को कोई भी लाभ नहीं मिला है। वो तो दावा कर रहे हैं, में मिल रहा है, तो दावा कर रहे हैं, पेपरों में मिल रहा है। एक मिसाल याद आ जाती है, कोई
औसत मान निकालने वाला गणित का मास्टर, हमारे बहन जी बैठी है मास्टर जी, जा रही थी, आगे पानी मिल गया, पानी में बच्चों का औसत मान निकाला और गहराई नाप ली, सबको ढकेल के दे दिया और जा करके सारा कुनबा डूब गया, क्योंकि औसत मान से निकाला उन्होंने गहराई पानी की। वहां हुआ क्या, उन्होंने जाकर के फिर देखा औसत मान निकाल देखा, लेखा जोखा जोका क्यों और मेरा सारा कुनबा डूबा क्यों। ऐसा ही हो रहा है हमारे देश में किसान के प्रति। लेखा जोखा तो बहुत अच्छा चल रहा है, किसान को ये दे दिया, किसान को वो दे दिया, लेकिन जमीनी किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। उसमें भी नेताओं की भूमिका अहम हो जाती है कि ये घनेंद्र जी कांग्रेस के नेता हैं तो इनके जो लोग होंगे उनको फायदा मिलेगा, या मैं उसका नेता का चहेता हूं उनको फायदा। आम किसान को कोई भी सहूलियत नहीं मिल रही है, मात्र पेपरों में मिल रही है। ठीक है, मतलब बीच में सियासत हो जाती है, बदनवानी भी हो जाती है, सब लोग मिलजुल के जो है नुकसान करा देते हैं। प्रदीप जी, आप लेकिन कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को बहुत ज्यादा इससे मुतमईन नहीं होते हैं और कुछ उम्मीद भरी निगाहों से चीजों को देखते हैं। देखिए, 2-3 बातें हैं जो कि आम आदमी अगर खुश रहेगा तो सब देश चलेगा। आम आदमी सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है आज के टाइम में, और हमारे जो ग्रोथ है ग्रोथ के अंदर, नहीं, क्योंकि आप रियल एस्टेट से भी जुड़े हुए हैं और आम आदमी की भी बात कर रहे हैं और आप खुद रियल एस्टेट से जुड़े हैं। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूंगा कि रियल एस्टेट को इंडस्ट्री मान रही है कि नहीं हुकूमत अभी तक? हमारा यही कहना है जेटली साहब से कि रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि काफी लंबा रोजगार, काफी ज्यादा लोग इससे संबंधित हैं। 12.5 लाख लोग, आप प्रत्यक्ष रूप से कह रहा हूं मैं, कम से 50 लाख लोग केवल एनसीआर में ही। अगर इसको इंडस्ट्री का दर्जा माना जाएगा तो इससे एक बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा, देश का ग्रोथ रेट बढ़ेगी देश की। और जो इतना टैक्स देते हैं, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जैसे आज हम काफी टैक्स दे रहे हैं सरकार को, हमें कोई सुविधा नहीं टैक्स की, कोई इंश्योरेंस हो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे उसके लिए, जो आदमी टैक्स दे रहा है उसे कहीं ना कहीं सरकार को बेनिफिट या इंश्योरेंस के माध्यम से, या उसे और कहीं सुविधा, कहीं शिक्षा में, कहीं मेडिसिन में, कहीं अस्पताल में, कहीं ना कहीं टैक्स देने वालों को प्रेरित करने के लिए, केवल ये नहीं कि सर्टिफिकेट दे दिया आपने कि 10 लाख आपका टैक्स आया, 20 लाख, उससे काम नहीं चलना। उसे वास्तविक रूप से भी सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि टैक्स देने वाले बढ़े देश के अंदर। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। तो कहीं ना कहीं सबकी बातें इसमें आ रही हैं, चाहे वो ताजिरों की बात हो, किसानों की बात हो। हमारी कोशिश है कि सबकी बात यहां पर सामने आए और लगातार जी सलाम ने कोशिश की है, महीने भर पहले से हम अपने प्रोग्राम्स के जरिए बीच बीच में इस तरह की बातें आप तक पहुंचाते रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं, अलग अलग शोबे से जुड़े हुए लोग क्या चाहते हैं। छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं, अभी लौट रहे हैं, आप बने रहिए जी सलाम के साथ।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आप हैं इस वक्त जी सलाम के साथ और इस वक्त जो मुल्क के हमारे नाज़रीन हमारे साथ जुड़े उनका खैर मकदम है। बजट को लेकर हमारी खुसूसी पेशकश और दुनिया में 100 से भी ज्यादा मुल्क इस वक्त देख रहे हैं जी सलाम। वो जो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी जी सलाम पर खैर मकदम है। चलिए बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। राजस्थान में दोनों सीटों पर जो ज़िमनी इंतखाबात चल रहे हैं उसमें कांग्रेस आगे है। मांडलगढ़ असेंबली सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन अजमेर और अलवर में शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे चल रही है। अलवर में 1200 वोटों से इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और उम्मीदों का बजट जो हमारी खुसूसी पेशकश है सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक हमारी जारी रहेगी। आपको बता दें वजीर खजाना अरुण जेटली, ये पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो वजारत खजाना के दफ्तर से निकले और उसके बाद वो राष्ट्रपति भवन की जानिब बढ़े। वहां पर सदर जमहूरिया के दस्तखत होने के बाद वो पार्लियामेंट जाएंगे और वहां पर करीब 11 बजे, अभी 9:30 बजने ही जा रहे हैं, थोड़ी देर बाद, उसके बाद फिर 11 बजे आम बजट रखेंगे। ये वो ब्रीफ केस है जिसमें वो तमाम कागजात हैं जो आगे के लिए मुल्क का मुस्तकबिल तय करेंगे अगर हम बजट के लिहाज से बात करें तो। और वजीर खजाना अरुण जेटली आज 11 बजे पार्लियामेंट में आम बजट पेश करेंगे। तो निकल चुके हैं वो, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें जी सलाम की नजर बनी हुई है और लगातार हम अपने मेहमानों के साथ इस पर बात कर रहे हैं कि कैसा बजट हो सकता है। इस बार चूंकि चुनावी यानी इंतखाबी बजट होगा तो वो किस तरह का हो सकता है। और जैसे कि हुकूमत दावे करती रही कि उसने अलग अलग शोबों के लोगों को खास तौर से जोड़ा है, तो क्या वाकई जोड़ा है, सबका ख्याल रखा है, ये बहुत अहम बात है। और लगातार मेरे साथ मेहमान भी जुड़ते जा रहे हैं, नए मेहमान भी हमारे साथ आते जा रहे हैं। लेकिन जी सलाम ने जो खासतौर से इंतजाम किया अपने नाज़रीन के लिए वो ये है कि एक तो आसान लफ्ज़ों में आप तक बात पहुंचे, बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात ना हो, क्योंकि जब बजट की बात होती है तो फिर बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। ये एक आम बात है, हम आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने ये कोशिश किया कि अपने मेहमानों के ज़रिए बहुत आसान लफ्ज़ों में आप तक बजट की बात पहुँचे ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। उर्दू दुनिया का ये नंबर 1 न्यूज़ चैनल है, तो उर्दू जानने वाले तो हमारे व्यूअर्स हमारे साथ हैं ही, लेकिन वो हमारे नाज़रीन जो उर्दू से प्यार करते हैं लेकिन उर्दू को पढ़ नहीं पाते, उनके लिए भी खासतौर से स्क्रीन तैयार है जिसमें आप देख रहे हैं हिंदी और उर्दू साथ साथ चल रहा है ताकि आप लोग आराम से समझ सकें, पढ़ सकें। तो ये हमारी कोशिश है कि बहुत आसानी से बजट से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात आप तक पहुँचे। हम जो भी ताज़ी बात होती, जो भी अपडेट होता है आपको बताते हैं। और हमने सुबह से जो अपने साथ मेहमान जुड़े थे उसमें और भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ अमलिंदु उपाध्याय जी हैं जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम में शामिल होते हैं और अपनी गिराकत राय हमारे साथ रखते हैं। कांग्रेस पार्टी से घनीन्द्र भारद्वाज जी हमारे साथ हैं, बहुत तेज़ तर्रार लीडर हैं और अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखते हैं। साथ ही हमारे साथ और भी जुड़ गई सुचिता सिंह जी हैं, उसका भी मैं आपसे थोड़ी देर बाद तारुफ कराऊंगा, जो कि माहिर इक़्तिसादियत हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और ITS गाजियाबाद से वो जुड़ी हुई हैं। PL पुनिया कांग्रेस के सीनियर लीडर अपनी बात रख रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। किसानों के लिए विशेष रूप से हो, ये उम्मीदें एक आम आदमी रखता है और अपोजिशन भी उसके साथ सहमत है। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि जिस प्रकार GST आने के बाद जिस प्रकार डिमोनेटाइजेशन से अर्थव्यवस्था को धक्का लगा है और पूरी तरह से हर सेक्टर स्ट्रेन में है, चाहे वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का हो, सभी जगह वो निराशा का माहौल है सभी सेक्टर में, अर्थव्यवस्था में। और इसीलिए वो केवल 6.5% पर रहेगी, गिरावट है। और आगे क्या रहता है उसके बारे में आंकड़े भले ही कुछ दे दें, लेकिन कोई बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स अभी नहीं दिखाई देते। सर, रेल बजट में किस तरह की उम्मीदें देखते हैं, खासतौर से पैसेंजर्स के लिए कुछ पैसेंजर फ्रेंडली मेजर्स उठाए जाएंगे, सेफ्टी की बात आती है, ये सारी चीजें? देखिए, रेल बजट अलग से पेश होता था, लेकिन NDA सरकार ने उसे मर्ज करके और बाकी बजट के साथ में वो भी बहुत सरसरी तौर पे उसको निपटा दिया जाता है। रेल की जहां तक बात है, ये सबसे बड़ा नेटवर्क है, लगभग 2.5 करोड़ पैसेंजर पर डे इसमें सफर करते हैं और समय पे पहुंचना एक चुनौती है, सुरक्षित पहुंचना दूसरी चुनौती है और ये बहुत महत्वपूर्ण और इसके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। अब किराए तो बढ़ाते जाते हैं, किसी न किसी नाम पे बढ़ाए जाते हैं, यहाँ तक कि
जो सुपर फास्ट ट्रेन के नाम पर अलग से सरचार्ज लिया जाता है, 30 रुपया जो सेकंड क्लास सामान्य है उसमें बढ़ाया जाता है, और 75 रुपये तक हर अलग अलग कैटेगरीज में वो पैसेंजर के ऊपर, बर्थ के ऊपर वो लगता है। लेकिन जितनी भी सुपर फास्ट है वो कहाँ समय पर पहुंचती है, तो वो पूरा कंसेप्ट ही पूरी तरह से फेल हुआ। और सिग्नल सिस्टम है, सिक्योरिटी सेफ्टी है, इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो पैसेंजर है उनको सुविधा, सफाई, जो गंदगी और बदबू जो टॉयलेट में, वॉशरूम में है, वो वैसी की वैसी है और उसमें कोई सुधार नहीं है। मैनुअल स्कैवेंजिंग इसमें हो रही है, उसके ऊपर विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। लोग अपने हाथ से पटरियों को और वहां पर सफाई करते हैं, हालांकि कानूनन बैन है, फिर भी एक अपराधी के रूप में रेलवे हम सबके सामने, पूरे देश के सामने आता है। इस पे भी कोई न कोई इलाज होना चाहिए। अब देखते हैं इन सब चीजों के ऊपर इस बजट में क्या आता है। जैकेट को लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई कि 70,000 का जैकेट है, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम की सर बात करने वाले खुद ही इतने महंगे जैकेट पहने हैं, उसको ये भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, कुछ न कुछ ऐसी बात निकालते हैं जिससे असली मुद्दों से ध्यान हट जाए। बजट पेश हो रहा है जो निराशाजनक लोग उम्मीद करते होगा, आम आदमी जो चाहता है वो उसमें नहीं मिलेगा। कोई न कोई ऐसा मुद्दा उठाएंगे जिससे कि उस पर दूसरे मुद्दे पर चर्चा होने लगे, उस असली मुद्दे को भूल जाएं। तो बजट को लेकर लगातार बात चल रही है। इधर राजस्थान में ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस आगे चलती नजर आ रही है 2 लोकसभा सीटों पर, और एक असेंबली सीट पर बीजेपी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। इस वक्त निर्मल तिवारी जयपुर से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ हैं, और कांग्रेस हेडक्वार्टर से अदिति नागर हमारी रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गई। जरा उनसे और बात कर लेते हैं। जयपुर का रुख करेंगे, निर्मल तिवारी हमारे साथ हैं। निर्मल, क्या खबर आ रही है और कांग्रेस खेमे में खासतौर से क्या हलचल है? और अदिति से भी हम जानना चाहेंगे, अदिति हमारे साथ हैं कांग्रेस हेडक्वार्टर से, उनसे बात करेंगे। पहले निर्मल का रुख करते हैं। जी निर्मल। देखिए इमरान, जिस तरह से जो शुरुआती रुझान आए इसको सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था राजस्थान के अंदर, क्योंकि दिसंबर में फिर राज्य सरकार को जनता के बीच जाके वोट लेने हैं। तो ऐसे में अजमेर और अलवर जो लोकसभा उपचुनाव थे उनको इस सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन आज जब मतगणना शुरू हुई है और उसके शुरुआती रुझान आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस काफी लंबी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है अलवर और अजमेर के अंदर। मांडलगढ़ विधानसभा सीट की बात करें तो वहां जरूर एक राहत भरी खबर है सत्ताधारी भाजपा के लिए कि वहां इनके जो शक्ति सिंह हाड़ा जो इनके प्रत्याशी हैं वो शुरुआती तौर पर उन्होंने बढ़त कायम कर ली। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो राजस्थान से अगर बात करें, लोकसभा के अंदर जो फुल हाउस था राजस्थान से बीजेपी का 25 के 25 सांसद भाजपा के थे, उनमें से 2 सीटें बीजेपी साफ तौर पर खोती दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर एंटी इनकम्बेंसी यहां देखने को मिल रही है, और जबकि 10 महीने बाद आपको दोबारा जनता के बीच में जाना है, 10-11 महीने बाद। ऐसे में अगर दोनों सीटें भाजपा यहां पर खो देती तो इमरान, निश्चित तौर पर इसको प्रदेश भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री, सूबे की जो मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, और साथ ही साथ यहां भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी सहित तमाम जो आधी से ज्यादा कैबिनेट थी, दोनों सीटों पर उनका फोकस था। 17 विधायक भाजपा के, उनका इसमें पूरा फोकस रहा। लेकिन उसके बावजूद भाजपा यहां बढ़त नहीं बना पाई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय की बात करें तो यहां सुबह से सन्नाटा पसरा हुआ है, किसी तरह की कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। साफ तौर पर निराशा का माहौल, और कहा जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए यह एक अच्छे संकेत नहीं है। इमरान अगर का रुख करेंगे, कांग्रेस हेडक्वार्टर से हमारे साथ हैं अदिति। कांग्रेस खेमे में राजस्थान के इन रिजल्ट्स को लेकर के, हालांकि अभी तो रुझान है, इसको लेकर के एक नया जोश जरूर आया होगा। क्या कह रहे हैं लीडरान? और चूंकि बहुत ताकत लगाई थी वसुंधरा हुकूमत ने, उनके एमएलए वहां पर लगे हुए थे, मिनिस्टर्स वहां पर लगे हुए थे, तो ये कांग्रेस को एक बड़ी कामयाबी के तौर पर कांग्रेस उसको ले रही है। इमरान, देखिए सबसे पहले तो अभी तक हालांकि कांग्रेस मुख्यालय में कोई बड़े नेता मौजूद नहीं है, लेकिन जब हमने बात की, फोन किया, तो आपस में कई बड़े नेताओं ने एक दूसरे को फोन करके बधाई दे दी। लेकिन आलाकमान की तरफ से इस तरह के संकेत दिए हैं
क्योंकि गुजरात का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय कांग्रेस ने सुबह 8 बजे जब रुझान आने शुरू हुए तो उन्होंने पटाखेबाजी तमाम चीजें कर ली थी और उसके बाद फिर जो नतीजे थे वो बदल गए। लेकिन इस बार कहा गया है कि रुझानों को, नतीजों को ध्यान से देखें और करीब 10:30 बजे करीब जो प्रभारी अविनाश पांडे वो यहाँ पहुंचेंगे और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे। हालांकि जो शुरुआती रुझान है और अब जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मांडलगढ़ के अलावा 2 लोकसभा सीट, और ये वो 2 लोकसभा सीट है जो आगे तय करेंगी जो देश का क्या मूड है, क्योंकि राजस्थान से 25 सांसद आते हैं और जब 2 सीटें जिसके अंदर 16 विधानसभा सीट आती हैं, अगर वो जो सत्तारूढ़ी पार्टी, चाहे राजस्थान की बात करें चाहे देश में जो भाजपा है, उसके हाथों से फिसलती आ रही है, तो ये आलाकमान भाजपा और राजस्थान दोनों के लिए ही निराशा की बात है। हालांकि अभी 11 अशोक रोड पर सन्नाटा छाया हुआ है, जिसका वजह बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि वो बजट को लेकर तमाम लोग संसद में हैं और तमाम चीजों की तैयारी है। हालांकि ये बात जरूर है कि इससे निराशा आई है और आज का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है और कांग्रेस के साथ ही धोखा हो चुका है एक बार, इसलिए पहले रिजल्ट आने दें, उसके बाद खुशियां मनाएं। फिर एक बार निर्मल तिवारी का रुख करते हैं। निर्मल, आप बता रहे थे कि ये रिजल्ट आमतौर पर देखा जाता है कि ज़िमनी इंतखाबात जो होते हैं, यानी उपचुनाव जो होते हैं, उसमें जो इख्तिदार में पार्टी होती है उसी की जीत होती है अक्सर। लेकिन आपने बताया कि जो ताकत वसुंधरा हुकूमत ने लगाई, बावजूद इसके अगर कांग्रेस उम्मीदवार जीतते नजर आ रहे हैं या कामयाब होते नजर आ रहे हैं, तो यह फिक्र का बायस हो सकता है खासतौर से बीजेपी के लिए। और क्या खामी है जिसके चलते इस तरह का मैंडेट मिलता नजर आ रहा है? देखिए इमरान, सीधे तौर पर बात करें तो उपचुनाव का जो था माहौल वो 3-4 महीने पहले बन चुका था। लगातार सूबे की मुख्यमंत्री अलवर और अजमेर में जाती हैं, जनसंवाद लगातार करती हैं, कैबिनेट के तमाम जो उनके साथी हैं मंत्रिपरिषद के वो वहां पर मौजूद रहते हैं, संगठन के जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी से लेकर जो तमाम पदाधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद रहते हैं। जनता का नब्ज टटोलने की कोशिश की जाती है, लगातार जनसंवाद के माध्यम से हर एक जाति और वर्ग विशेष से अलग अलग बात की जाती है। बावजूद उसके अगर जो परिणाम आज शुरुआती तौर पर जिसमें कांग्रेस आगे अगर जाती नजर आ रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो एक पूरा जो थिंक टैंक है पार्टी का, भाजपा का, अगर प्रदेश की बात करें तो उसमें खामियां नजर आती हैं। जनता की नब्ज टटोलने के बावजूद अगर जनता का मानस, जनता की मंशा नहीं जान पाती है पार्टी, तो निश्चित तौर पर बड़ा निराशाजनक स्थिति है। और जब दिसंबर में दोबारा से एक बात और है निर्मल, अगर हम बात करते हैं वसुंधरा राजे की बात करते हैं तो उनके खिलाफ भी पार्टी के अंदर माहौल है, सुगबुगाहट रहती, कई बार वो एकदम बाहर भी निकल कर दिखती हैं चीजें, हालांकि फिर उसको कंट्रोल कर लिया जाता है, दावा किया जाता है सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत सारे बीजेपी के बड़े लीडरान उनसे भी मुतमईन नहीं है और अंदर ही अंदर जो है गड्ढा कर रहे हैं। तो क्या उसका उस तरह, क्योंकि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, वो हालात बिल्कुल नजर आते हैं इमरान। बड़ी बात यह है कि हालांकि प्रदेश के अंदर इस तरह का अभी बिल्कुल माहौल नहीं है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की खिलाफत यहां पर हुई हो या अंदर ही अंदर इस तरह की कोई सुगबुगाहट हो। जरूर एक छोटा खेमा घनश्याम तिवारी को लेकर के कहें तो उस खेमे ने जरूर एक बगावत करेगी थी, लेकिन वो सिंगल हैंडेडली अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ा रहे थे। तो ऐसा प्रदेश में हालांकि इसको लेकर कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन बार बार केंद्र में इस तरह की बातें जरूर उठती थी कि प्रदेश को लेकर के कहीं ना कहीं वो लोग इसके लिए तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं असंतोष के स्वर थे। लेकिन जिस तरह से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का यहां आना, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बाड़मेर में रिफाइनरी के लिए शिलान्यास करने आना और वसुंधरा की पीठ थपथपाना, उससे लगता था कि सारी चीजें सेटल हो गई हैं। लेकिन चूंकि अगर अलवर की सीधे तौर पर बात करें इमरान, तो अलवर एनसीआर से जुड़ा हुआ है, यानी अलवर का जो मिजाज है कुछ कुछ दिल्ली से मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। पार्टी के जो रणनीतिकार थे उनको ये बात सोचनी चाहिए थी कि किस तरह से हम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिनका हम लाभ ले सकते हैं, हमने कौन कौन से ऐसे जमीनी हकीकत को टटोलना चाहिए था, ऐसी कौन सी फ्लैगशिप योजना है जिनको लेकर के माइक्रो लेवल पे मॉनिटरिंग करेगी। जनसंवाद लगातार होने के बावजूद अगर जनता की नब्ज को नहीं टटोला जाता और उसमें फिर ये परिणाम आते हैं, अलवर और अजमेर से खासकर की शुरुआती दौर में लगातार पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है, तो निश्चित तौर पर निराशा का माहौल है। पार्टी कार्यालय में सीधा सबूत इस बात का यह भी है कि पार्टी कार्यालय में जिस तरह से सन्नाटा छाया हुआ है, कहा जा सकता है कि यहाँ किसी तरह का कोई उत्साह नजर नहीं आ रहा। और बड़ी बात यह है कि अजमेर और अलवर की जो फीकी जो शुरुआत है, यहाँ की जो निराशा है, वो मांडलगढ़ में जो आगे है पार्टी, उस पर भी भारी पड़ रही है। और बड़ी बात जाहिर सी तौर पर बड़ी 2 लोकसभा सीटें वो अगर हाथ से निकलती दिख रही हैं तो ये पार्टी के लिए बहुत फिक्र की बात है। अदिति नागर कांग्रेस हेडक्वार्टर पर दिल्ली में इस वक्त हमारे साथ हैं। अदिति, कांग्रेस को ये तमाम बातें एक बड़ी उम्मीद दे जाती हैं, एक बड़ी ताकत दे जाएंगी। गुजरात के जो नतीजे रहे वो कहीं ना कहीं भले ही कांग्रेस हारी है, लेकिन कांग्रेस उससे मुतमईन है कि उसने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया, मुजाहरा किया, और अगर इसमें यह भी जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की उम्मीदें या कांग्रेस की ताकत को या जोश को ही हम कह सकते हैं कारकुनान का, वो बढ़ाने में बड़ी मददगार होगी।
इमरान, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर एक सीट भी कांग्रेस यहां जीतती है, हालांकि वो बहुत 2 बड़ी लोकसभा सीटों पर आगे है, लेकिन अगर कांग्रेस एक सीट भी जीतती है तो वो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए काफी है। और जहां यहां बात हो रही थी कि इस चुनाव से, इन उपचुनाव से, विधानसभा चुनाव से कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन ढूंढ रही है, तो वो जाहिर तौर पर एक सीट को जीतने से अपनी सियासी जमीन ढूंढ लेगी, कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ जाएगा। और जो ये बार बार बात होती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, वो एक तरफ से साइडलाइन होगी, क्योंकि यहां पर जो प्रभारी अविनाश पांडे हैं, उन्होंने पूरी कोशिश की कि कांग्रेस के सारा शीर्ष नेतृत्व एक होकर काम करे। तो उस तमाम चीजों को यहाँ पे पुष्टि मिल जाएगी कि कांग्रेस में सब एक हैं, यहाँ पर उनको सियासी जमीन मिल गई है। और दूसरा, राहुल गांधी जो गुजरात में जिन्होंने उनका करिश्मा मानते हैं, चाहे कांग्रेस हार गई है, लेकिन सच ये है कि वहां पर कांग्रेस का करिश्मा दिखा। और अब प्रेसिडेंट बनने के बाद ये पहली चुनौती है, अगर इस अग्नि परीक्षा से पहली जो परीक्षा है उसको अगर राहुल गांधी पार कर लेते हैं तो वो राहुल गांधी के लिए एक बैच की तरह होगा, वो एक पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत खुशी की बात होगी। और अगर बीजेपी 2 सीट से कम लाती है तो वो बीजेपी के लिए, जैसे अभी निर्मल ने कहा कि 2 लोकसभा सीट पे पीछे होने से जो मांडलगढ़ में जीत की खुशी है वो फीकी पड़ गई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं की बात अगर करें तो हाल ही में जब सीएम वसुंधरा राजे की अमित शाह से बंद कमरे में 1.5 घंटा जो मुलाकात हुई, जो तमाम चीजों पर, रणनीतियों पर चर्चा हुई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये था कि उपचुनाव तो है और इन उपचुनाव को उपचुनाव की तरह ना देखकर 2019 के चुनाव की तरह देखा जाए, क्योंकि ये उपचुनाव के रिजल्ट विधानसभा के साथ साथ 2019 का मूड तय करेंगे। और ना सिर्फ मूड तय करेंगे, ये बताएंगे कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है, जो उम्मीद है आपकी उनसे, क्योंकि इस तरीके से जो संगठन के जो आला कमान है उन्होंने कहा था कि मोदी की जो उम्मीद है आपसे वो यहाँ पर तय होगी। और उनको बार बार कहा था कि आप सरकार के मोड से निकलकर आप संगठन के मोड में आकर काम करिए, क्योंकि संगठन सत्ता दिलाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कही थी कि जो केंद्र में योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, जो पीएम नरेंद्र मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं और जिनका प्रचार किस तरीके से किया जाए और बूथ लेवल मैनेजमेंट कैसा किया जाए, इन तमाम बातों को लेकर 1.5 घंटा डाउनलोड जो फीडबैक है, जो मंत्र है, मूल मंत्र जो अमित शाह का रहता है, वो वसुंधरा राजे को दिया गया था। और वसुंधरा राजे ने इस बात की तसल्ली दिलाई थी कि हमारे काम बहुत अच्छे चल रहे हैं, चाहे वो राज्य की योजना हो, चाहे वो केंद्र की योजना हो, वो हम अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से नीचे तक पहुंचा रहे हैं। और इन तमाम चीजों की जो तसल्ली देने के बाद जब आज के रिजल्ट ऐसे होता है तो दोनों ही आला कमान जो है, राहुल गांधी और अमित शाह, और उनकी पूरी नजर तमाम जो प्रचार के साथ साथ आज तक टिकी है। और इस जो आज के रिजल्ट है, जो आज का दिन है, इनफैक्ट वो दिल्ली के लिए, वो देश के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के जो रिजल्ट और आज के बजट के बाद देश की जनता ये तय करेगी कि उनको किस पार्टी के साथ रहना है। यानी आज के दिन के बाद ये तय होगा जैसा कि अब देश अदिति भी का बात कर रही है, दोनों ही है, पार्टियों ये की मैसेज दशा भी और जाएगा कि राहुल गांधी की कयादत में उनके सदर बनने के बाद, चाहे वो गुजरात की बात हो, बेहतर मुजाहरा, और इधर अगर ये 2 सीटें निकल जाती हैं, अभी हालांकि रुझान है कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन ये निकल जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी क़यादत और ज्यादा पुख्ता होती है और ये उनके कारकुनान को, उनके कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काफी होगा, क्योंकि मुकाबला सीधे तौर पर मोदी है, सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी से है। और इस वक्त सीधा अगर हम बात करें तो मोदी वर्सेस राहुल ही होना है 2019 में। निश्चित तौर पर इमरान, मोदी वर्सेस राहुल ही होना है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अदिति ने अभी कहा कि इस समय सत्ता छोड़ के संगठन के मोड में आ जाना चाहिए, और वो होना चाहिए था। राजस्थान की भी बात करें, बात 2 लोकसभा सीटों की नहीं है, बात उपचुनाव की नहीं है। बात यह है कि जब 2019 में नरेंद्र मोदी जब दोबारा जनता के बीच में जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री ऐसे वोट मांगने के लिए कि 5 साल में उन्होंने क्या किया, तो निश्चित तौर पर उसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। अगर ये दोनों सीटें हम खो देते हैं तो एक बात और गौर करने वाली है इमरान, कि प्रदेश के अंदर जब आपकी जिस संगठन की जिसके संगठन और सत्ता जिसकी सरकार है, वो दोनों एक दूसरे को माइक्रो लेवल पे उनको मॉनिटर करना चाहिए कि सत्ता क्या कर रही है। सत्ता को देखना चाहिए कि संगठन किस लेवल पे हमारे लिए एक जमीन तैयार कर रहा है। लेकिन यहां लगता ऐसा है, जिस तरह के शुरुआती रुझान आ रहे हैं, कि दोनों में कहीं ना कहीं ये पूरा जो एक वर्क था, एक वर्कआउट करना था, इसमें दोनों ही विफल रहे हैं। सरकार ने इस बात की कभी चिंता नहीं की कि संगठन किस लेवल पर उनके लिए उनकी जमीन तैयार कर रहा है, उनको किस लेवल पर उनको मदद कर रहा है, और सरकार ने इस बात की चिंता कभी नहीं की कि संगठन के स्तर पर उनके लिए क्या हो रहा है। तो ये निश्चित तौर पर खामियाजाज, इतना जनसंवाद होने के बाद लगातार अब 2 महीने 60 दिन से ज्यादा लगातार जनसंवाद होते हैं, प्रत्येक वर्ग प्रत्येक जाति को टच किया जाता है, एक एक मतदाता को टच करने की कोशिश के बावजूद अगर रिफ्लेक्शन ये होता है कि आपके पक्ष में मतदान नहीं होता और कांग्रेस के पक्ष में मतदान होता है, तो
निश्चित तौर पर गुजरात का जो असर था, जहां पर राहुल गांधी ने जिस तरह से नेतृत्व क्षमता दिखाई और उनका एक तरह से कह सकते हैं कि उनका एक तरह से पुनर्जन्म हुआ राजनीति के अंदर, तो निश्चित तौर पर उसकी ये जो रिफ्लेक्शन है वो राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर भाजपा के लिए ना तो प्रदेश में ना ही देश में इसको उत्साहजनक कहा जा सकता। बात 2 सीटों की नहीं, लेकिन रिफ्लेक्शन की है, और वो रिफ्लेक्शन बिल्कुल ये क्योंकि सियासत में मैसेज बहुत अहम होता है, और अगर ये मैसेज चला गया तो कहीं ना कहीं उसके विचार बदले हैं, नुकसान हो सकता है पार्टी को। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए ये कहीं ना कहीं और ज्यादा एक तरह से जोश बढ़ाने का काम करेगा, उनके कारकुनान में एक नई ताकत भरने का काम करेगा, और उसकी कांग्रेस को सबसे ज्यादा इस वक्त जरूरत है 2019 के लिए। बहुत शुक्रिया निर्मल तिवारी जयपुर से आपका, अदिति नागर आपका दिल्ली से बहुत शुक्रिया कांग्रेस हेडक्वार्टर से। और हम बात कर रहे हैं आम बजट पर, उम्मीदों का बजट। मेरे साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी मैं आपसे थोड़ी देर बाद तारुफ कराऊंगा। जी सलाम के साथ आप बने रहिए। बहुत आसान लफ्जों में बजट से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात आप तक, सबसे पहले इस छोटे से वक्फे के बाद। और आप देख रहे हैं इस वक्त आम बजट को लेकर हमारी खुसूसी पेशकश, जी सलाम की खास पेशकश, उम्मीदों का बजट। थोड़ी देर बाद यानी अब से करीब 1 या सवा घंटे बाद वजीर खजाना अरुण जेटली पार्लियामेंट में आम बजट 2018-19 पेश करेंगे, उस पर हमारी नजर है। जी सलाम ने लगातार कोशिश की है कि हर तबके की बात सामने आए और वो क्या चाहता है आम बजट से निकल कर आए। आज भी हमने खास मेहमानों को बैठाया है और उनसे जानने समझने की आज खास तौर से हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है और इसका कितना इम्पैक्ट रहेगा आगे। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बराह रास्त तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जी सलाम पर। और ख़ास तौर से ये यहाँ से अभी बजट के जो कॉपीज़ हैं और जो सामान है वो पार्लियामेंट की जानिब रवाना हो रहा है। वज़ीर ख़जाना तो अपना बैग लेकर निकल चुके हैं और वो थोड़ी देर बाद आम बजट पेश करेंगे। तो वज़ीर ख़जाना अरुण जेटली आज 2018-19 का बजट पेश करने वाले हैं और ये लगातार उनका अगर हम बात करें तो 5वां बजट। इस तरह आज का बजट पेश होने के बाद वो मुल्क के उन चुनिंदा वज़राए ख़जाना की कतार में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने मुसलसल 5 बजट पेश किए हैं।
मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा, पी चिदम्बरम और मोरारजी देसाई ही वजीर खजाना के तौर पर लगातार 5 बजट पेश कर चुके हैं। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने कुल 9 बजट पेश किए हैं, जिसमें कि 8 मुकम्मल बजट शामिल है। यशवंत सिन्हा ने 1998 से 2002 तक लगातार 5 बजट पेश किए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान वजीर सेहत यशवंत सिन्हा की मुद्दत-ए-कार में ही बजट पेश करने का वक्त शाम 5 बजे की जगह सुबह 11 बजे कर दिया गया था। यशवंत सिन्हा से पहले मनमोहन सिंह ने लगातार 5 बार बजट पेश किया था। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई जी के नाम है। उन्होंने 1959 से 1963 तक 5 मुकम्मल बजट और 1 अबूरी बजट पेश किया और अपनी दूसरी पारी में इंदिरा गांधी सरकार में उन्होंने 4 बजट पेश किए। वो साल 1977 में मुल्क के वजीर आजम भी बने थे। तो जब इंदिरा गांधी की खासतौर से इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को सख्त हार का सामना करना पड़ा था। और तो पार्लियामेंट पहुंची बजट की कॉपी आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त, और पार्लियामेंट में ये कॉपी पहुंच चुकी हैं और इधर वजीर खजाना भी पहुंचने जा रहे हैं। राष्ट्रपति यानी सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे और वहां पर बजट पेश किया जाएगा 11 बजे। यानी अब से कुल अगर हम बात करें 10 बजने को अभी 9 मिनट करीब 8-9 मिनट बाकी हैं, तो 1 घंटा हम पकड़ लेते हैं। 1 घंटे बाद ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी। उससे पहले हम बात करेंगे, और भी बड़े खास मेहमान हमारे साथ आ गए हैं और अशोक जी भी मेरे साथ आ गए हैं। बहुत तेज तर्रार बीजेपी लीडर है, उनकी कमी यहाँ महसूस हो रही थी और चर्चा में ज़्यादा मज़ा आएगा हमारे नाज़रीन। लेकिन जो मुल्क भर के हमारे नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और दुनिया भर से जो इस वक्त जी सलाम को देख रहे हैं हमारे नाज़रीन, वो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका एक बार फिर खैर मकदम है। इस वक्त बजट को लेकर के हमारी खुसूसी पेशकश चली। सुबह 7 बजे से रात तक लगातार हम बात करेंगे और जब बजट पेश हो जाएगा तो उस पर भी बात करेंगे। और अभी तो हम खास तौर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ इस बजट में नजर आ सकता है, क्योंकि महीने भर से हम ये बात कर रहे हैं कि कैसा बजट होना चाहिए। लेकिन आज हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे हम ये बात कर रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, और हुकूमत चूंकि अब इलेक्शन में भी जाने वाली है तो उसका कितना असर इसमें रहेगा। तो हमारे साथ अशोक गोयल जी भी आ गए। जरा एक बार अपने मेहमानों का तारुफ मैं फिर से करा दूं। अशोक गोयल भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है, प्रवक्ता है और बहुत एग्रेसिव बोलते हैं। मेरे बाजू में बैठे हैं और मुझे लगता है कि और मजा आएगा। इधर हमारे साथ खासतौर से अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत साफ गोई से अपनी बात रखते हैं। मैडम सुचिता सिंह साहिबा आ गई हमारे साथ, जो कि माहिर इक्तसादियत हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और ITS गाजियाबाद से आप जुड़ी हुई हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी भी हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं। और मेरे साथ इलियास मलिक साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि सियासी तज्जियाकार है, अक्सर हमारे प्रोग्राम में आते हैं और बहुत ही अपने तरीके से अपनी बात समझा कर रखते हैं और बड़े अच्छे से आसान लफ्जों में रखते हैं। चलिए बात करते हैं इलियास साहब को ही मैं अपने साथ जोड़ूं, लेकिन उससे पहले सुचिता सिंह जी के पास में आऊंगा। सुचिता जी आप माहिर इक्तसादियत हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, और एक इकोनॉमिस्ट के नजरिए से कैसे आप इस बजट को देखेंगी जो इस वक्त पेश होने जा रहा है 1 घंटे बाद, और आपको क्या लगता है क्या कुछ इसमें नया शामिल किया जाएगा जो लोगों को राहत पहुंचाएगा, या फिर बहुत सख्ती बरकरार रहेगी? जी मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस बजट के 2 पहलू पे बात करना चाहूंगी। एक पहलू होगा जिसमें आम आदमी को सरकार क्या रियायत दे सकती है, और दूसरा होगा कि देश की छवि को जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इम्प्रूव करने या बनाए रखने के लिए सरकार को क्या सब कर रहा होगा। तो सबसे पहले यदि हम आम आदमी को होने वाले फायदे की बात करें तो आम आदमी की बहुत बड़ी उम्मीद है कि जो उसका जेब पे पड़ने वाला भार टैक्स की तौर पर है उस पे उसे कुछ रियायत मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा इसमें कंट्रीब्यूशन जो है वो एक इनकम टैक्स जो टैक्स पे करता है आम आदमी, उसकी सूरत में उसके सामने आता है, जिसमें आम आदमी की उम्मीद ये होनी चाहिए कि जो मिनिमम 2.5 लाख की एग्जेम्प्टेड लिमिट है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से पे पैकेजेस में चेंजेस आ रहे हैं, तो 2.5 लाख का एग्जेम्प्टेड लिमिट जस्टिफाइड नहीं है, उसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, यदि हम मौजूदा टैक्स स्लैब्स को देखें तो उसमें 10% का एक टैक्स स्लैब मिसिंग है। सीधे 5% के बाद क्या लग रहा है 10% की वापसी हो सकती है? मेरे हिसाब से मुझे ऐसी उम्मीद है कि 10% के टैक्स स्लैब की वापसी होनी चाहिए। तो इससे ना सिर्फ एक तरफ आम आदमी को फायदा हो सकता है, जो लोग अभी 20% के हिसाब से टैक्स पे कर रहे हैं वो 10% के हिसाब से टैक्स पे करके एक रिलीफ फील करेंगे। दूसरा, यदि
वो लोग अगर जो मिनिमम रेट से टैक्स पे कर रहे हैं और सरकार को जो नुकसान हो रहा उसकी भरपाई उस तरीके से हो सकती है कि टैक्स पेयर्स के अकाउंट में कोई फॉल नहीं आएगा। दूसरा एक बड़ा एस्पेक्ट है सेक्शन 80C, जिसके ऊपर मुझे लगता है सरकार कुछ कदम उठा सकती है। ये करीब 1.5 लाख से बढ़कर इसको 2 लाख कर सकते हैं क्या? जी, ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो छूट जो है उसका दायरा, इसकी जो छूट है उसका दायरा 1.5 लाख से 2 लाख किया जाना चाहिए। उसके मेन रीजंस ये हो सकते हैं कि जो भी स्कीम्स है, जो भी प्लान्स जिनके तहत 80C में रिबेट मिलती है, छूट मिलती है, एक तो उनके प्रीमियम्स जो हमें जो आम आदमी को कवरेज मिलती है, उनके प्रीमियम्स काफी हाई है, जीएसटी का भी इफेक्ट उस पे आया है। सो 80C की रिबेट मिलने से ना एक तरफ आदमी जो है, आम इंसान जो है, अपने आप को ज्यादा कवर कर पाएगा मेडिकल प्लान्स के अंदर, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स के अंदर, और वहीं दूसरी तरफ जब उसका रुझान इन्वेस्टमेंट प्लान्स पे ज्यादा बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली ये पैसा देश की इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट होगा और इन्वेस्टमेंट फ्लो इससे बढ़ जाएगा। अच्छा, जो बचत की जो मंसूबे योजनाएं हैं उसमें ज्यादा ब्याज की भी बात उठती रही है, वो कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिल सकता है क्या? जी, देखिए, जो 50 लाख से ज्यादा आय वाले लोग हैं उन पे एडिशनल सरचार्ज का एक एडिशनल बर्डन सरकार लगा सकती है। दूसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो रिमूव किया गया था 2006 के बजट में, उसकी भी वापसी हो सकती है, जिसकी वजह से आम आदमी की जेब पे एक एडिशनल बर्डन आ सकता है। तो ये एक तरह से चेतावनी हो सकती है आम आदमी के लिए कि उसको पॉजिटिव कुछ मिलने के साथ साथ कुछ चेतावनी भी इस बजट में इंक्लूडेड है। ठीक है जी, मतलब लेकिन आपको ये लगता है कि आम आदमी के लिए इस बार चूंकि चुनावी बजट भी लोग कह रहे हैं तो थोड़ा राहत देने वाला तो होगा? ये सरकार को करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही एक चेतावनी भरा बजट है, जिसमें आम आदमी को साथ लेकर ही सरकार को चलना क्योंकि सरकार, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि सख्त फैसलों के लिए भी जानी जाती है और बहुत ज्यादा वो पब्लिक मूड के साथ अभी कम से कम नहीं चलना चाहती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वही सख्ती दिखे। हालांकि अभी 1 घंटे बाद ये साफ हो जाएगा, लेकिन आप कह रही हैं कि चलना पड़ेगा, आम आदमी के साथ कम से कम चलना पड़ेगा। मैं लौटूंगा मैडम आपके पास भी और भी बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फे का और इशारा हो रहा है, ब्रेक का इशारा हो रहा है, अभी लौट रहे हैं, आप देखते रहिए जी सलाम। बजे वजीर खजाना अरुण जेटली पेश करेंगे मोदी सरकार का आखिरी मुकम्मल बजट। किसान से लेकर हर तबके को राहत की उम्मीद। बजट से रेल मुसाफिरों को बड़ी उम्मीदें, ट्रेन में सिक्योरिटी और सहूलियात के साथ लेट लतीफी से कम मिलेगी राहत। जदीद टेक्नोलॉजी पर भी फोकस कर सकती है सरकार। आप ये सीधे तस्वीरें देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। अरुण जेटली पहुंच चुके हैं वजीर खजाना, और अब से बस कुछ ही देर का वक्त बचा है। 11 बजे का इंतजार करना पड़ेगा, तब पेश किया जाएगा ये आम बजट। 2019 आम इंतखाबात से पहले ये आखिरी मोदी सरकार का कंप्लीट बजट है। तो ऐसे में बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को इस बजट से, और लगातार हमने आपको अपनी स्पेशल कवरेज भी दिखाई। हम आपको अलग अलग शहर भी लेके गए जहां हमने बताया कि लोगों की इस बजट से आखिर क्या उम्मीदें हैं। तो लोगों की खासी उम्मीदें हैं इस बजट से। देखना यह होगा कि वाकई में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला ये बजट होगा, या एक तरह से ये एक चुनावी बजट होगा, क्योंकि इसी तरह से भी इसको देखा जा रहा है। क्योंकि इसी साल जो है कई बड़े ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें इलेक्शन होने हैं, और उसके साथ साथ हम आपको बताएं 2019 में आम इलेक्शंस होने हैं। तो इससे पहले काफी भार है,
काफी भार है मोदी सरकार के ऊपर कि किस तरह से जो उम्मीदों का भार है उनके ऊपर, और ये उम्मीद की जा रही है कि क्या अरुण जेटली जो है, क्या मोदी सरकार जो है ये इस बजट पर वाकई आम लोगों की उम्मीदों पर उतर पाती है या नहीं। वजीर खजाना अरुण जेटली आज 2018-19 का बजट पेश करेंगे। ये उनका लगातार 5वां बजट है और इस तरह आज का बजट पेश होने के बाद वो मुल्क के उन चुनिंदा वुज़राए खजाना की कतार में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने मुसलसल 5 बजट पेश किए हैं। जेटली के पहले मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा, पी चिदम्बरम और मोरारजी देसाई ही वजीर खजाना के तौर पर लगातार 5 बजट पेश कर चुके हैं। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने कुल 9 बजट पेश किए हैं जिनमें 8 मुकम्मल बजट शामिल हैं। यशवंत सिन्हा ने 1998 से 2002 तक लगातार 5 बजट जो है उन्होंने वो पेश किए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान वजीर सेहत यशवंत सिन्हा की मुद्दत कार में ही बजट पेश करने का वक्त शाम 5 बजे की जगह सुबह 11 बजे कर दिया गया था। यशवंत सिन्हा से पहले मनमोहन सिंह ने लगातार 5 बजट पेश किए थे। सबसे ज्यादा बार जो बजट है उसे पेश करने का जो रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने 1959 से 1963 तक 5 मुकम्मल बजट और 1 उबूरी बजट पेश किया। अपनी दूसरी पारी में इंदिरा गांधी सरकार में उन्होंने 4 बजट पेश किए और वो साल 1977 में वजीर आजम भी बने थे। तो ये हम आपको एक तरह से एक बैकग्राउंड बता रहे हैं कि किस तरह से अब तक जो फाइनेंस मिनिस्टर्स रहे हैं उनने किस तरह से जिनके नाम जो है रिकॉर्ड दर्ज हैं कि अब तक कितने बजट उन्होंने पेश किए हैं। और आज जब अरुण जेटली, वजीर खजाना अरुण जेटली जब अपना मुकम्मल बजट पेश करेंगे तो वो भी इस फहरिस्त में शामिल हो जाएंगे। और बजट को लेकर सियासी गलियारों में क्या हलचल है आपको सुनवा देते हैं। सामने काफ़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो जो अर्थव्यवस्था थोड़ी स्लो डाउन हो गई, उसको कैसे बूस्ट करें, वो एक बड़ा चैलेंज सरकार के सामने देखने को मिल सकता है। दूसरा, जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उनमें बढ़ोतरी हो रही है और जिससे काफ़ी जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है या फिस्कल डेफिसिट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। जो इस समय जो देश में समस्या है वो 2 है। एक, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है जिसका इन्होंने बड़ा बखान किया था, और दूसरा जो स्थिति हमारे किसान की है, जो किसान के और जो हमारे निचले स्तर के जो कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे श्रमिक हैं, उनकी जो आज स्थिति है उस पर एक सवालिया निशान लग चुका है और इसलिए उन पर हमको तत्काल कुछ करने की आवश्यकता है। नहीं करेंगे तो हमारे पूरे देश के लिए, पार्टी को छोड़िए, पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आप देखिएगा, जनहित और राष्ट्रहित दोनों का यह बजट रहेगा, बहुत अच्छा बजट रहेगा। बजट चुनावी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग तो हमेशा इसके लिए लगे रहते हैं, राष्ट्र के हित के लिए, जनता के हित के लिए काम करते हैं, तो चुनाव के लिए नहीं कुछ कम करते हैं। तो चुनाव तो जनता लड़ाती है और उसमें हमको सफलता मिलेगी। हर बजट एक उम्मीद लेकर आता है और मैं तो यही कहूँगा ये बजट भी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, हर वर्ग की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, क्योंकि भारत में बहुत सारा निवेश चाहिए। उस दृष्टि से भी रोजगार पैदा करने के लिए आधारभूत ढांचे में ज़्यादा निवेश हो, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं में और बेहतरी हो, सुधार हो और ज़्यादा रोजगार हो पाएँ, इसलिए भी उस दिशा में इस बजट को लाया जाए। चाहे हम रोज़गार के नज़रिए से देखें, चाहे हम इंफ्रास्ट्रक्चर के नज़रिए से देखें, चाहे वो हम महंगाई के नज़रिए से देखें, हर क्षेत्र में अगर आपको देखना है आपको नज़र आएगा कि हमारी सरकार ने जनता को करके दिखाया है। और जो 4 साल में हम लोगों ने आर्थिक जो नीतियां हम लोग लाए हैं, जो हम लोगों ने विदेश नीति में हम लोगों ने परिवर्तन लाया है, वो अद्भुत रहा है। आज तक किसी और सरकार ने 4 साल में इतना काम करके नहीं दिखाया है। सर, सहयोगी पार्टी होने के नाते जनता दल यू को और बिहार राज्य को नए बजट से बड़ी आशाएं हैं। बिहार को भी कुछ अतिरिक्त मिलेगा और किसानों के खेतों के जो बुरे हालात हैं उसमें भी सुधार आएगा। तो नेताओं को तो आपने सुना कि उन्हें क्या उम्मीदें हैं और अब ये भी जान लेते हैं कि आम आदमी को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं।
एक्चुअली हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से उम्मीद करते हैं कि ये बजट जो अच्छा होना चाहिए और जनता के हित में होना चाहिए। इससे हम उम्मीद करते हैं कि ये सबके लिए अच्छा होना चाहिए बजट, गरीब जनता को देखते हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार हमेशा लोगों के लिए ये बजट पेश करे और आम बजट और रेल बजट दोनों भी अच्छे से करे, क्योंकि लोगों के काफ़ी सारा फ़ायदा हो। और महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित जानना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे चोरी डकैती, बहुत सारा रेप्स वगैरह, एक्सीडेंट, ये सब में ध्यान देना चाहिए, सुरक्षा बढ़ाई जाए। और एसी लोकल भी वैसे ही खाली जा रही है, तो उसके लिए काम ना करके सुविधा रेल की बढ़ाई दी जाए। हमको काफ़ी दिक्कत होती है आने जाने में, कभी कभी ट्रेन वाकई लेट हो जाती है, घर जाने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है, उसमें फिर चढ़ने नहीं मिलता है। इसके लिए ये सारा सब ध्यान सरकार ने देना चाहिए, रेलवे बजट ने खास तौर पे ये ध्यान देना चाहिए। रेलवे की जो सर्विसेज है वो अच्छी नहीं है, और जो रेलवे के किराए हैं वो भी उसके मुताबिक नहीं जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और आम बजट खास करके किसानों के लिए होना चाहिए, जो देश की आर्थिक राजधानी पर निर्भर करता है। अगर किसान ही नहीं रहेगा तो हम खाएंगे क्या? इसी वजह से हम आज जाते हैं, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन भाजी रोटी कहाँ से आएगा? सब किसानों के लिए ज़्यादा बजट में होना चाहिए, ताकि आत्महत्या रुक सके। और रेलवे में और सुविधाएं बढ़ाई जाएं, जैसे खाने को लेकर कहाँ कॉकरोच मिल रहा है, कहाँ कीड़े मिल रहे हैं, लेकिन कुछ सुधार होता नहीं। ऐसी हर बार सरकार वादा करती है और चली जाती है। कहीं ना कहीं मोदी सरकार की बजट है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं कि अच्छा बजट लोगों के लिए, आम बजट भी और रेलवे बजट। सर, मोदी सरकार को 3 साल हो गया, अभी तक उनका बजट में हर बार यही दिखा, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। 15 लाख देने की घोषणा की थी, एक को कहाँ चले गए 15 लाख? कोई बोलने से थोड़ी देश आगे चलता है सर। कहीं ना रेलवे बजट में महिला की अलग सुविधा, सिक्योरिटी की बात करें, महिलाओं के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़ाए थे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे सर, लेकिन ट्रेन टाइम पे ही नहीं चल रही है। आज अभी देखिए, ये ट्रेन एक छोड़ जाएगी फास्ट, इसके बाद आधे घंटे पे एक फास्ट है सर, तो हम लोग पहुंचेंगे कैसे? और मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, हम लोग थोड़ा भी लेट पहुंच जाएंगे तो आजकल इतना स्ट्रिक्ट कर। ये युवाओं के लिए रोजगार मिले, आम बजट से लोगों को फायदा, अधिक से अधिक फायदा हो, डीजल पेट्रोल सारी चीजें फायदे में आए, उनका जो है सस्ते हो, यही उम्मीद है इस सरकार से। ये बजट जो है पेश हो रहा है, लेकिन गांव के तरफ विशेष इनको ध्यान देना चाहिए। जो सड़कें हैं जो खराब हैं, गांव की स्थिति आज भी सुधर नहीं रही है। मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस सरकार से कि बजट पेश हो रही है तो ग्रामीण विकास की तरफ काफी ध्यान देंगे। युवाओं के लिए आज भी ग्रामीण क्षेत्र से देखा जाए तो बहुत काफी बेरोजगारी है, कृषि पर लोग निर्भर हैं, लेकिन उनका पेट अच्छी तरह से भर नहीं पाता। तो आपने सुना आम लोगों को, उनके दर्द को आपने सुना, और ये भी सुना कि आखिर इस बजट से उनकी उम्मीदें क्या हैं। तो उम्मीदें बहुत सारी हैं। देखना ये होगा क्या वाकई में ये जो आम बजट है, 2019 आम इलेक्शन से पहले ये जो आम बजट आ रहा है, मुकम्मल बजट जो आ रहा है, क्या वाकई में सरकार उन आम लोगों की उम्मीदों को पूरा कर पाएगी? हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है। सुबह से लगातार हम बजट पर ही बात कर रहे हैं, उनका तारुफ मैं आपसे एक बार फिर से करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं अशोक गोयल साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। उसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुचिता सिंह, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। इलियास मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सियासी तज्जियाकार और तालीम के माहिर भी हैं। गणेंद्र भारद्वाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। और ठाकुर ओमवीर सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि किसान लीडर हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। शुरुआत अशोक साहब मैं आपसे करना चाहूंगी। आपने लोगों को अभी सुना, बहुत सारे मुतालबात हैं, बहुत सारी उनकी उम्मीदें हैं इस आम बजट से। मुझे बताइए, चुनावी बजट होगा या फिर वाकई में एक ऐसा बजट होगा जिसे याद किया जाएगा? देखिए कि जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि ये जो बजट है ये लोक हित में होगा, लोक लुभावन नहीं होगा लेकिन लोक हित में होगा। ये देश के 130 करोड़ लोगों की जन आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। ये जो बजट होगा ये देश के गांव, गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचित, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए के लिए समर्पित होगा और पूरे देश की जन आकांक्षाओं के ऊपर वैसा ही होगा जैसे हर बजट में कहा जाता है। नहीं, देखिए मैं यही आपको कह रहा हूं। देखिए, जब भी आज हम बजट की बात कर रहे हैं तो देश की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। जब भी आप किसी इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसकी हेल्थ ठीक है कि नहीं है,
आप चेक करेंगे, उसका बीपी चेक करेंगे, उसका शुगर चेक करेंगे, हार्ट की पल्स रेट चेक करेंगे। जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसके फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, जीडीपी की बात करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करते हैं। तो पिछले करीब करीब 4 साल जो अभी पूरे होने को आए हैं, अगर आप मोदी सरकार के किसी भी मेजर इंडिकेटर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि सभी के सभी ऑन ट्रैक है। जो इकॉनमी बिल्कुल नीचे जा रही थी पूरे विश्व के अंदर, लेकिन अभी भी अशोक जी जीडीपी का आप हाल देखिए, आप फिस्कल डेफिसिट का आप हाल देखिए, आप पेट्रोल और डीजल के दाम देखिए, आप महंगाई का हाल देखिए, आप प्याज टमाटर आलू के दाम आप देखिए। और आलू का तो ये हाल है कि वो सड़कों पर फेंक रहा है और किसान खुद फेंक कर जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिए उनके पास जगह नहीं है, वो पैसे दे नहीं सकते। तो अपनी जो मेहनत की, जो उन्होंने बुआई की थी, वो तक वो सड़कों पर फेंक रहे हैं। तो आप किसकी बात कर आप रहे हैं? पहले तय करिए कि भाई महंगाई ज्यादा है या कम है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाई वो बिक नहीं रहे, रेट इतने कम हो गए, दूसरी तरफ आप खुद भी तय नहीं कर पा रहे। नहीं, पहले एक बात मेरी बात मैं वही कह रहा हूँ, आम लोगों का दर्द भी मैं यही कह रहा हूँ। एक बार आप क्वेश्चन में से क्वेश्चन ना निकाल के थोड़ी पूरी बात मेरी सुनिए। देखिए 2013 हमें याद है, देश की जो इकोनॉमी थी वो फ्रेजाइल 5 स्टेट के अंदर थी। पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम विश्व के 5 देशों में रखा गया, जो कि इकोनॉमी करीब करीब फेल होने की तरफ जा रही थी। आज जो पूरा विश्व है वो भारत को एक आशा की दृष्टि से देख रहा है, एक बढ़ते हुए भारत को देख रहा है, वो एक उम्मीदों के साथ, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, स्टैंडर्ड एंड पुअर हो, फिच हो, जितनी भी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं वो भारत की बढ़ती हुई शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कह रहा हूं कि आज अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट की आपने बात की, जब भी आप किसी इकोनॉमी की बात करते हैं तो कंपैरेटिव बात करेंगे आप कि पिछले 10 साल के यूपीए के शासन को देखेंगे, जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट 4.2 से था, आज 3.2 पे आ गया है। उसको लगातार कंसिस्टेंटली कम किया गया है। करंट अकाउंट डेफिसिट, उसके भी आता हूं। इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो यूपीए सरकार के अंदर 10 साल में जो एवरेज इन्फ्लेशन था वो 10% था। आज पिछले 4 साल का जो इन्फ्लेशन है वो 3% है। तो ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूं, ये कोई हवा में, ये आंकड़े मेहनत करके अचीव किए जाते हैं। दूसरी बात, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, मुझे एम्प्लॉयमेंट के बारे में 2 मिनट दीजिए। देखिए आज एम्प्लॉयमेंट को लेकर पूरे देश में एक भ्रांति का माहौल पैदा किया जा रहा है। कांग्रेस ने एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक ऐसी हालत पैदा की कि सिर्फ सरकारी नौकरी या एक संगठित रोजगार, नहीं मुझे आपकी बात से बिल्कुल आप मेरी बात से आप इत्तेफाक ना रखिए, लेकिन आप मुझे 30 सेकंड रोजगार के बारे में एक बार बोलने दीजिए। देखिए पिछले 1 साल के अंदर EPF जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, उसमें 70 लाख नए अकाउंट 18 से 25 साल के युवाओं के खुले हैं। यानी कि उन 70 लाख लोगों को नौकरी मिली है, तभी उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं कंट्रीब्यूशन जमा कर रहे हैं। दूसरी बात, आज इस देश के अंदर पहले 6 किलोमीटर पर डे हाईवे बन रहे थे, आज 30 किलोमीटर पर डे बन रहे हैं। जो रेलवे की जो पटरी है पहले 450 किलोमीटर पर मंथ बन रही थी, आज 900 किलोमीटर बन रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन बड़े स्पीड पे है, ये कोई बगैर एम्प्लॉयमेंट के हो रहा है। सी बात है अशोक जी, जाहिर सी बात है, आप अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, आप अपनी हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप तमाम रोजी पिक्चर आप दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो आम लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नौकरी, महंगाई कम, क्या हुआ, वादों का क्या, बिल्कुल उसी तरह से लोग बातें कर रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं, मैंने आपको बताया कि पिछले यूपीए सरकार का 10 साल का इन्फ्लेशन रेट 10% था, आज पिछले 4 साल में चलिए आपकी बात का जवाब मैं न देते हुए मैं धनेंद्र जी से ले लेती हूँ। ये कोई धनेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए उमरा जी, अशोक जी ने जितनी भी बातें बोली हैं और जितना डाटा दिया है सारे का सारा फर्जी डाटा है। आप चेक करवा लेना, रिकॉर्डेड है, सुन लो। अब बात आ रही है, नहीं बात आ रही, सुन लो, बजट की बात आ रही है। नहीं आपका वो करवा लेंगे, अरे मैं कह रहा हूँ सब रिकॉर्डेड है, वो चेक करवा लेंगे। ठीक है, अब आइए धरातल पे जो बजट आ रहा है। ये अरुण जेटली जी का 4था बजट है या 5वां बजट है, हमें नहीं पता। इससे पहले अरुण जेटली जी के जितने बजट आए हैं, तमाम बजट पूरी तरह निराशाओं से भरे हुए थे। बहुत बड़े बड़े वायदे देश के लोगों से हर बजट में अरुण जेटली साहब ने करे, लेकिन एक भी वादा डिलीवरी नहीं हुआ। मैं ये पूछना चाह रहा हूं इस सरकार से, आज इस देश में अगर किसी सरकार को नापने का कोई पैमाना है तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसान है, नौजवान है।
इन 5-6 पैरामीटर्स पे सरकार पूरी तरह विफल रही है। महंगाई की आज क्या हालत है वो आप और हम जानते हैं। आज देश में किसान की हालत क्या है वो भी आप और हम जानते हैं। आज देश में किसानों की खुदकुशी के मामले बढ़ रहे हैं, ये भी सबके सामने है। क्यों बढ़ रहे हैं? अगर आज किसानों की एमएसपी की बात की जाती है तो ये लोग मुंह फेर लेते हैं। हम कहते हैं किसानों की आय कैसे डबल होगी, जो प्रधानमंत्री ने कहा था, ये भी हमारा वायदा नहीं था, ये भी नरेंद्र मोदी जी का वायदा था देश के किसानों से कि आपकी आय डबल कर देंगे। अरे डबल करनी छोड़ो, जो किसान की लागत है कम से कम वही दे दो, वो एमएसपी भी नहीं बढ़ा रहे। दूसरी बात, आज देश में नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देने की बात हमने नहीं करी थी, आपने बात करी थी। अब आप कह रहे हो पकोड़ा बेचना भी रोजगार है। अरे एक मिनट गोयल साहब सुन लो, मैंने आपको सुना था। गोयल साहब सुन लो, गोयल साहब सुन लो, गोयल साहब सुन लो, सुन लो। सच्ची बात सबको कड़वी लगती है, सच्ची बात मोदी जी को भी कड़वी लगती है, जेटली साहब को भी लगती है। अरे हम सिर्फ उन बातों का जवाब मांग रहे हैं। सुन लो गोयल साहब, हम सिर्फ उन बातों का जवाब मांग रहे हैं जो वायदे आपने देश के लोगों से कर रहे थे। हम देश के आम नागरिक की तरह आपसे पूछना चाह रहे हैं कि कितने करोड़ नौजवानों को रोजगार मिला, कितने लोगों को आपने किसानों की आय डबल करी, आज किसानों की खुदकुशी क्यों नहीं रुक रही? क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए आपकी सरकार ने क्या काम करा? आज अर्थव्यवस्था क्या हाल है, महंगाई का क्या हाल है? हम तो उन बातों की बात कर रहे हैं जो आपने कही थी। में अगर आपने इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है तो फैक्ट्स के साथ, फिगर्स के साथ आप सामने क्यों नहीं आ जाते? हुमरा जी, कोई फैक्ट फिगर नहीं है। जो हम फिगर दे रहे हैं वो मिनिस्टर ऑफ लेबर की फिगर है। मिनिस्टर ऑफ लेबर कह रही है कि साल में 1 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिला। आपने 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात करी। बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? सुन तो लीजिए। नहीं, अब सुनने की बारी नहीं है, अब कहने की बारी है। 4 साल से तो सुन ही रहे थे, 4 साल से सुन तो रहे हैं, 4 साल से सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं, देश भी सुन रहे हैं। अब तो डिलीवरी की बात हो रही है, डिलीवरी दो ना। दोनों लोग किसानों की बात कर रहे हैं। मैं आपके पास आ रही हूँ अशोक जी, आप दोनों लोग किसानों की बात कर रहे हैं और वजीर आजम ने भी ये कहा कि ये किसानों को खुश करने वाला जो है वो बजट होगा। हमारे साथ ठाकुर ओमवीर सिंह भी मौजूद है। मैं आपके पास जी मैं आपके पास लौटूंगी। किसान लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैं बात कर लेती हूँ। ओमवीर जी, मुझे बताइए कि ये कहा जा रहा है कि ये साल जो है उसमें प्रोडक्शन जो है वो अब तक का सबसे ज्यादा हुआ है, यानी कि ये बहुत खुशी की बात है। यानी कि जो किसान है उसने अपनी पूरी मेहनत की है, उसने जी जान से मेहनत की है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे ये बता दीजिए किसान क्यों परेशान है, किसान क्यों खुदकुशी कर रहा है, किसान क्यों मायूस है? मैं आपको बता दूं, हमारे सरकार को जीडीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसे पैदा करने की जरूरत नहीं है किसान के लिए। किसान तो अपने आप को अपना फसल तो पूरी अपने आप पैदा कर सकता है। उसे बिल्कुल भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि क्या पैदा करना है। पैदा तो हम कर लेंगे, लेकिन हमारी जो किसान की जो फसल है उस फसल को मूल्य दिलवा दो जाए। मूल्य नहीं मिलता है किसान को। अभी आलू की बात कर रहे थे हमारे भाई जी, आलू पर महंगाई हो रही है। आलू के पैदा करने वाले किसान खुदकुशी कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं। अभी आपने सुना होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन भानु के बेटा ओम प्रताप जी, 1200 बीघा आलू था जिसमें 5 करोड़ का नुकसान आया है 2 साल में, और उन्होंने अपनी आत्महत्या की है 24 तारीख में जी, जो कि एक बहुत बड़े लीडर के बेटा थे जो किसानों की आवाज सुनते थे जी। इसी तरह से वो तो बड़े लीडर हो गए, इसलिए उनका पता लग गया। लेकिन किसान का जो मामला है, अभी मैं क्या सुन रहा था कि महंगाई, कपड़े पर महंगाई को कोई नहीं कहता है, हमारी मोटरसाइकिल की महंगाई को कोई नहीं कहता है, हमारे पानी की महंगाई को कोई नहीं कहता है, हमारे और बहुत सारे सामान हैं उनके लिए कोई नहीं कहता। लेकिन जो किसान की चीज है, जैसे आटा है, गेहूं है, जाहिर सी बात है, जो अन्नदाता है उसे ही अन्न का जो है वो सही मूल्य नहीं मिल पाता है, तो आखिर वो जाए कहाँ? जो आपको रोज जो आप खाते हैं, रोज जो सुबह शाम दोपहर जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, उसी किसान को जो है सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है। आप मेरे साथ बने रहिए। ओमवीर सिंह जी, मैं आपके पास लौटूंगी। जी 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 बताइए। अभी कहते हैं कि महंगाई महंगाई महंगाई, महंगाई मात्र किसके ऊपर विपक्ष उठाता है? महंगाई हो गई थाली में, रसोई में, वो अन्नदाता की चीज है ना, इसलिए महंगाई गाते हैं। ये विपक्ष क्यों नहीं उठाता है कि इतने रुपए मीटर कपड़ा हो गया? ये विपक्ष क्यों नहीं उठाता है कि मारुति कार ने इतना पैसा बढ़ा दिया कार के ऊपर? ये विपक्ष क्यों नहीं उठाता है कि मोटरसाइकिल की कीमत इतनी थी आज इतनी उठा दी? लेकिन एक किसान की चीज पे ये भी रोटियां सेकते हैं। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस भाई के धनंजय जी को
ये कह रहे हैं कि ये नहीं किया वो नहीं किया। 60 साल या आपने जो राज किया, 55 वर्ष आपने राज किया है, 55 वर्ष में अगर आप किसान की तरफ ध्यान दे देते तो आज किसान नहीं मरता। जी, जाहिर सी बात है कि किसी भी सरकार में उस तरह से किसान का जो है वो ख्याल नहीं रखा गया, इसीलिए किसान जो है मायूस है। वो तब भी खुदकुशी कर रहा था, वो अब भी खुदकुशी कर रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी अशोक जी। हमारे रिपोर्टर हैं शुएब रजा, विजय चौक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, ये बताइए कि अब से बस कुछ ही देर का वक्त बचा है जब अरुण जेटली जो हैं वो आम बजट पेश करने जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि बहुत उम्मीदें आम जो इंसान है उसने लगा रखी हैं, क्योंकि आखिरी बजट है आम इलेक्शन से पहले। आप मुझे बताइए किस तरह के रिएक्शंस फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर सियासी तबके में। बिल्कुल, देखिए बुशरा, अगर इस बजट को देखा जाए तो माना यह जा रहा है, आम लोगों को भी के बीच भी जो बहस का मौजू है वो यही है कि भले ही वजीर खजाना अरुण जेटली इसको पेश कर रहे हो, लेकिन एक तरीके से पूरी तरह से जो छाप है वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इसमें नजर आएगी, क्योंकि हुकूमत ये जानती है कि जो चुनावी साल एक तरीके से, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं अगर वक्त से पहले इलेक्शन होते हैं तो क्या इस साल के आखिर तक आम चुनाव होंगे, इंतखाबात होंगे क्या, या बाद में भी होते हैं, 2019 में भी होते हैं, तो भी ये क्योंकि पूर्ण से आखिरी बजट है, ऐसे में हुकूमत की ये कोशिश रहेगी इस बजट के दौरान कि अवाम को लुभाने की कोशिश की जाए, कुछ इस तरह के वादे हो, कुछ इस तरह के ऐलान हो जो अवाम से जुड़े हुए हो। इन तमाम चीज़ों का पूरा ख्याल हुकूमत रख सकती है। इसके अलावा महंगाई का जो मसला है, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे पेट्रोल के दामों की अगर बात की जाए, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ी है, मुंबई में 80 रुपये से ज़्यादा तक पहुँच गई थी, ये तमाम जो चीज़ें हैं इसका असर, इन तमाम चीज़ों का असर भी दिख सकता है कि हुकूमत इस तरह के ऐलान कर सकती है कि जिससे महंगाई पर कुछ कंट्रोल किया जाए। जीएसटी लागू होने के बाद, जीएसटी लागू होने के बाद ये पहला बजट है, ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी रहने वाली है कि इस तरह से तमाम चीज़ें, क्योंकि चाहे कारोबारियों की बात की जाए, तमाम दूसरे जो हल्के हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी लोगों को उठानी पड़ी है, तो इसका भी ख्याल रखा जाएगा। तो किसानों की खुदकुशी का मसला हो या तमाम जो दूसरी चीज़ें, खासतौर पर जो मिडिल क्लास फैमिली है और जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको लेकर कहा जा रहा है कि उसमें राहत मिलेगी, ये तमाम चीज़ें तो इस पर रहेगी बुशरा। इसके साथ साथ ये बड़ा सवाल रहने वाला है, या इस पर निगाह सबकी रहने वाली है कि किस तरह से हुकूमत आवाम को लुभाएगी, और कम से कम ये जो बजट है मोदी हुकूमत का, मौजूदा जो हुकूमत है उसका, तो कैसे वो राहत देने की कोशिश करेगी, क्योंकि नोटबंदी के बाद बहुत बड़ा असर कारोबार पर पड़ा, तमाम जो कारोबारी है वो परेशान होते नजर आए जीएसटी की वजह से, तो इन तमाम चीजों का क्या ख्याल रखा जाएगा, क्या ये बड़ी बात रहने वाली है बुशरा। जी शुएब, लेकिन हम ये देख रहे हैं चाहे नोटबंदी की बात हो या फिर बात जीएसटी की हो, इसका असर आम इंसान पे तो पड़ता है, लेकिन जब हम इलेक्शन के रिजल्ट्स देखते हैं तो उस पर इसका असर उस तरह से नहीं पड़ता है। तो क्या वाकई में जो मोदी हुकूमत है, जो एक कहा जाता है कि सख्त फैसले लेने के लिए जानी जाती है, क्या वाकई में ये जो बजट होगा वो लोक लुभावन होगा, या फिर जिन फैसलों के लिए वो जानी जाती है उसी तरह का ये बजट देखने को मिलेगा? देखिए बुशरा, एक बात हमें समझनी होगी, सरकार कोई भी हो लेकिन वो ये ज़रूर चाहती है कि उसको बार बार चुना जाए, कोई भी पार्टी हो वो ये चाहती है कि सत्ता पर वो काबिज रहे, ये बात सच है, और उसके लिए यकीनन इस तरह की कोशिश उसकी तरफ से भी की जाती है कि वो आवाम को लुभाए। भले ही जो फैसले हैं वो कड़े लिए गए हों मोदी हुकूमत के जरिए भी, लेकिन उसके बाद आपने जिस तरह से देखा कि उन तमाम चीज़ों को सही ठहराने की कोशिश भी हुई, और कई तरह से उन चीज़ों को एक तरीके से कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से कहा जाता रहा है कि जो उसके फैसले थे वो आवाम के हक में थे। कई जो हिज़्ब इख्तिलाफ है भले ही उसके खिलाफ बोलता रहा हो, लेकिन आप आज का भी, क्योंकि आज भी रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें अलग नतीजों की कई लोग उम्मीद कर रहे हैं, तो कई तरह की जो चीज़ें हैं वो नज़र आती है। ऐसे में कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि इस तरह से कम किया जाए कि अवाम उसके खिलाफ हो, तो यकीनन ये कोशिश सरकार की तरफ से रहेगी। आखिरकार क्योंकि हम देखते हैं कि बातें तमाम होती है, लेकिन लोगों को भी ये पता है कि अगर चीज़ें महंगी होगी तो असर उसकी ज़िंदगी पर पड़ेगा, उसकी जेब पर पड़ेगा, उसके किचन पर पड़ेगा, तो खाना उसको खाना ही है। उसके अलावा तमाम जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें हैं, अगर वो महंगी होगी या वो तमाम चीज़ें उन चीज़ों में मुश्किलात आएगी तो यकीनन आवाम को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार भी ये नहीं चाहेगी कि किसी तरह का जो भार है वो
अब कम से कम इस तरह से जब चुनावी साल आप हमारे साथ बने रहिए। अब आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है और अब ये पता चल जाएगा कि अवाम को कि आखिर अरुण जेटली जो है उनके पिटारे में आम लोगों के लिए क्या कुछ है, क्या जो उम्मीदें वो लगाए बैठे हैं, क्या उम्मीदों पर वो बजट खरा उतरता है। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इलियास मलिक साहब भी मौजूद हैं। इलियास मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप एक सियासी तज्जियाकार तो हैं ही, साथ ही आप माहिर तालीम भी हैं और आप जो है माइनॉरिटीज़ के लिए भी आपने काफ़ी काम किया है उनकी तालीम को लेकर। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब से हज सब्सिडी ख़त्म हुई है उसके बाद जो हज सब्सिडी पर जो पैसा खर्च किया जाता था वो ये कहा गया कि अब लड़कियों की तालीम के लिए, माइनॉरिटीज़ जो मुस्लिम ख़वातीन हैं उनके लिए वो खर्च किया जाएगा। क्या इस बजट से जो मुस्लिम समाज है क्या वो भी उम्मीद लगाए बैठा है? क्या वो जो पैसा था वो बजट में लाया जाएगा प्रॉपर तरीके से, और ये बताया जाएगा कि देखिए वहां से सब्सिडी खत्म की गई है लेकिन अभी अच्छे और नेक काम के लिए यहां खर्च की जा रही है? देखिए, जो अभी आपने कहा बात यही है कि ये बात कही गई थी और इस वक्त जो मेरी अभी चंद दिनों में कई लोगों से बात हुई है उनका यही कहना है कि भाई हमें ये उम्मीद है कि इस बार के बजट में वो पैसे शामिल किए जाएंगे। जी। जहाँ तक आपने माइनॉरिटीज़ की बात की, माइनॉरिटीज़ में ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटी जो है वो ज़्यादा बैकवर्ड है और वो एजुकेशन में सबसे पीछे है। एजुकेशनली उसको अगर आगे लाना है तो उसके लिए उन इलाकों में जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ स्कूल कायम किए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, अगर आप उन एरियाज़ में जाएं जहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटी रह रही है तो वहाँ पर आप देखेंगी कि कोई ऐसी सहूलत नहीं है जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, इस तरह की चीज़ें। सही बात यही है कि वहाँ इन सारी चीज़ों को करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी। पिछले सालों में जो बजट में माइनॉरिटीज़ के लिए बजट एलोकेट हुआ था या होता रहा है उसमें कुछ ऐसे जैसे स्कॉलरशिप या और भी स्कीमें लाई गईं, उन पर देखिए एक बहुत अहम बात है जो अक्सर देखने में आती है, वो ये होती है कि बजट तो हर साल आता है जी। और बजट में अनाउंसमेंट भी होता है, लेकिन अहम बात ये है कि वो बजट जो अनाउंस हो रहा है वो बजट क्या साल के आखिर तक वो पूरा पैसा खर्च हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल। माइनॉरिटीज के ताल्लुक से चूंकि आपने सवाल किया है इसलिए मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर सालों का जो तजर्बा रहा है या जो मुशाहिदे में बात आई है वो ये है कि बजट बच जाते हैं क्योंकि स्कीमें बहुत सारी ऐसी हैं जो स्टेट लागू करती हैं और जाहिर सी बात है कि उसमें स्टेट की विल शामिल होती है। अब अगर कोई ऐसा तरीक़ेकार बनाया जाए, सिर्फ बजट बना देना मसले का हल नहीं है। बजट तो एलोकेट होना ही चाहिए और जैसे महंगाई और दूसरी चीजें बढ़ रही हैं तो बजट ज्यादा से ज्यादा एलोकेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म भी डेवलप किया जाना चाहिए कि वो मैकेनिज्म सेंटर से डायरेक्ट उसको मॉनिटर किया जाए और वो बजट जो एलोकेट हो रहा है वो वहां खर्च हो। उसकी जमीनी हकीकत जो है वो ये है कि वो जा करके वहां जिस मकसद के लिए या जिन लोगों के लिए बजट एलोकेट किया जा रहा है उनको उसका फायदा मिले, ये बहुत जरूरी है। तो सही बात ये है कि माइनॉरिटीज भी उन्हीं निगाहों से देख रही है, मुल्क का हर आदमी उन्हीं निगाहों से देख रहा है और इस वक्त सही बात यह कि सिर्फ माइनॉरिटीज की बात नहीं है, इस वक्त जो जरूरत है, क्योंकि देखिए इस बजट में एक बात यह है कि जीएसटी के बाद ये बजट पहला है और इधर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, तो इस वक्त हुकूमत पर भी प्रेशर है क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजों का इंतजाम करना है। फिर हम सही मानों में अभी ट्रेन की भी बात हुई और एजुकेशन की भी हुई, हेल्थ के सेक्टर में बहुत ज्यादा जरूरत है। एजुकेशन के सेक्टर में बच्चों को, नौजवानों को जॉब मिले उसके लिए तो अच्छा। फिर ये कि जैसे अभी बात हुई कि भाई ये इलेक्शन से पहले का आखिरी बजट हो सकता है,
तो इस वक्त हकीकत ये है कि हुकूमत से ये उम्मीदें लगाना कि बजट बहुत अच्छा होगा, ये तो सही है, वो तो हर बार हुकूमत से ये उम्मीद इंसान यहाँ लेकिन लोगों का होती सवाल ये है लेकिन कि इस बार कुछ ऐसा होना भी चाहिए कि लोगों के लिए ये बजट फायदेमंद हो और इत्मीनान बख्श। बिल्कुल। और हमारे साथ डॉक्टर सुचिता इकोनॉमिस्ट हैं, असली बात उनसे हम जान लेते हैं, उनके पास चलते हैं। सुचिता जी, मुझे ये बताइए कि बहुत सारी उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं और जो बेसिक जो उम्मीदें हैं वो जाहिर सी बात है कि जो टैक्स पेयर है वो ये चाहता है कि उस स्लैब को बढ़ाया जाए। वो शायद ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये इलेक्शन से पहले का बजट है, तो हुकूमत जो है कुछ इस तरह से करने की कोशिश जरूर करेगी ताकि एक सेटिस्फाई किया जा सके। लेकिन उसके एक एज ए इकोनॉमिस्ट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर इस आम बजट की हम बात देखें तो कौन कौन सी वो मोटी मोटी चीजें हैं जिन पर हम वाकई में ये सोच सकते हैं कि ये तो बदलाव होंगे ही। अभी हमने इनकम टैक्स स्लैब में होने वाले बदलाव के बारे में हम बात कर चुके हैं। इस बीच में अपने को पैनलिस्ट को सुन रही थी जिसमें अशोक जी और घनेन्द्र जी ने दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा जी। बट इसमें मुद्दे की बात यह है कि यदि हम पेट्रोल का ही इफेक्ट देखें तो पेट्रोल के प्राइजेस का फायदा जो हमें बीजेपी सरकार या मोदी सरकार से मिला था वो एक्चुअली इंटरनेशनल प्राइस में उस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में आपके क्रूड ऑयल का प्राइस कम हुआ, जिसका फायदा देश को मिला है, जिसका फायदा एक इनडायरेक्ट तरीके से मोदी सरकार को भी मिला। तो इसका श्रेय अगर मोदी सरकार पूरा लेके जाना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि जस्टिफाइड होगा। वहीं दूसरी तरफ लेकिन सुचिता जी, इसमें मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगी कि लोग हमेशा ये सवाल करते हैं कि जितना क्रूड ऑयल के प्राइस जो है जितने घटते हैं उसका उतना असर हिंदुस्तान में नहीं होता है क्योंकि जो इसकी अपनी देश की इकोनॉमी जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है उसको फेवर करने के लिए क्योंकि पेट्रोल का देखिए कैस्केडियन इफेक्ट होगा। यदि पेट्रोल के दाम घटेंगे तो इंडस्ट्री की जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम होगी, साथ ही साथ आम आदमी जो कार ड्राइव करता है, ऑटोमोबाइल की सेल है, वो सब इफेक्ट होगी, उससे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यदि अगर हमारी जीएसटी रेजिम के अंदर पेट्रोल को लाया जाए जो अब तक नहीं है तो उससे मुझे लगता है कि आम आदमी को एक रिलीफ मिल सकता है। क्या ये उम्मीद लगाएं कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम हो सकती है क्योंकि अभी पेट्रोल पर 19 रुपए और डीजल पे जो है वो 15 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो क्या ये उम्मीद लगाएं क्योंकि जब एक्साइज ड्यूटी कम की जाएगी तभी जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो कम होंगे, जो कि अभी फिलहाल अगर सिर्फ दिल्ली की बात करते हैं क्योंकि और अगर दूसरे स्टेट्स में बात करें तो और भी ज्यादा है, मुंबई वगैरह में अगर दिल्ली की बात करते हैं तो फिलहाल 72 रुपए के आसपास जो है पेट्रोल है और डीजल जो है वो 64 रुपए के आसपास है। तो ऐसे में इतना महंगा अगर डीजल और पेट्रोल है क्योंकि इसका सीधा असर जो है वो महंगाई पर पड़ता है। देखिए अभी जैसे क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में सेटल हो चुका है, अगर इसके घटने की मुझे कोई फर्दर चांसेस नहीं लगती, तो इसके अगर इफेक्ट को नलिफाई करना है या रिड्यूस करना है और देश की इकोनॉमी को एक रफ्तार देनी है तो निश्चित तौर पर सरकार को या फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को इस तरफ देखना ही होगा। या तो ड्यूटीज घटाई जाए या फिर अगर जीएसटी रेजाइम में आप पेट्रोल जैसी कमोडिटीज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो एक बेहतर विकल्प होगा देश की इकोनॉमी को। क्या मेरा सवाल अगला यही था आपसे कि लगातार इस पर बात हो रही है, एक आम राय बनाने की कोशिश की जा रही है, लगातार जितनी भी जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग हुई है उस पर बात हुई है कि क्या डीजल और पेट्रोल को भी जीएसटी के दायरे में लेकर आया जाए, लेकिन उस पर आम राय नहीं बन पा रही है। क्या वाकई में इससे कोई फर्क आएगा? क्या जो हर रोज प्राइस घटेंगे बढ़ेंगे क्या उससे कोई फर्क आएगा? मैडम देखिए, एक तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी पेट्रोल प्राइसेस में, पहला फायदा तो ये होगा, लेकिन उसका अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखें, नेगेटिव एस्पेक्ट देखें तो इसके लिए जीएसटी कमेटी को ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा, उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का और रिकॉर्डिंग का प्रेशर बढ़ जाएगा। जो अब तक जीएसटी ऑलरेडी सेटल डाउन नहीं हुआ है, जीएसटी में जो लोग आज की तारीख में भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनके रिफंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डेटा हैंडलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यदि हम जीएसटी के अंदर पेट्रोल को लेके आए तो वो एक रिलेटिवली डिफिकल्ट एक्सरसाइज होगी। बजाय इसके आसान तरीका ये है कि उस पर हमें ड्यूटीज में कुछ रिबेट दी जाए। अशोक जी, जीएसटी को लेकर बात हो रही है और जीएसटी के बाद ये पहला आम बजट है, तो जाहिर सी बात है सरकार के ऊपर भी प्रेशर है और आम लोगों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं जिसको लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमने देखा है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद कुछ फैसले लिए जाते हैं। हर इलेक्शन से पहले भी स्टेट्स में जो इलेक्शन हुए उससे पहले भी फैसले लिए गए कि इनके जो रेट्स हैं वो कम कर दिए गए हैं, टैक्स इन पे कम कर दिया गया है। गुजरात के इलेक्शन से पहले भी हमने देखा था। सवाल यह है कि एक तरह से कंफ्यूजन का जो एक स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है जीएसटी को लेकर, अभी भी लोगों की सही से समझ में नहीं आ रहा है और अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर लगता है कि लोगों को राहत दी जा सकती है। तो क्या ये उम्मीद करें कि इस आम बजट में वो राहत आम लोगों को दी जाएगी? देखिए, एक तो पहले मैं आपको बता दूं, जीएसटी को लेकर
कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहली बात जी। दूसरी बात, जीएसटी भारत में नहीं पूरे विश्व में ये मोदी सरकार के एक बेहतरीन कदम के रूप में माना जा रहा है। और एक बात मैं और साफ कर दूं, जीएसटी को लेकर अभी तक जो जीएसटी काउंसिल है जिसमें के इस भारत देश के सभी राज्य आते हैं, उसमें 33 उसके मेंबर हैं और उसकी 30 से भी ज्यादा मीटिंग हो चुकी है। एक भी जीएसटी काउंसिल में फैसला अभी तक मेजोरिटी से नहीं हुआ है। यानी कि जितने भी फैसले हुए जीएसटी काउंसिल में वो सारे के सारे कंसेंसस से हुए हैं और एक मत से हुए हैं। सभी राज्यों ने जब उस पे स्वीकृति दी है तो फैसले हुए हैं। तो अभी तक जो आपने बताया कि जैसे सुचिता जी भी बात कर रही थी, अभी तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और रियल एस्टेट, क्योंकि इसमें ये दोनों ही स्टेट सब्जेक्ट हैं और स्टेट्स की भी रेवेन्यू इन दोनों से आती है, इस पे अभी तक एक मत नहीं बन पाया है। भारतीय जनता पार्टी का मत है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट और रियल एस्टेट दोनों ही जीएसटी काउंसिल में आए। लेकिन जीएसटी काउंसिल का मैंने अभी तक बताया आपको 30 से ज्यादा जो मीटिंग हुई है अभी तक किसी पे भी मेजोरिटी से भी फैसला नहीं लिया गया जिसमें के सब एक मत है। और जब इतना बड़ा 17 टैक्स आपने इस देश के खत्म कर दिए और एक टैक्स में बदल दिया आपने, तो कुछ समय लगता है। लेकिन जिस तरह से अभी हम कलेक्शंस देख रहे हैं, बीच में 2-3 महीने डिप आया, लेकिन अभी दिसंबर और जनवरी में दोबारा से जीएसटी रेवेन्यू में फिर से ग्रोथ आई है। 50% से ज्यादा लोग इसके अंदर टैक्स पेयर्स बढ़े हैं, तो एक सही दिशा में ये जीएसटी जा रहा है जी। एक दूसरी बात जो मेरे से पहले पैनल पे मेरे कांग्रेस के मित्र ने भी की और किसान नेता जो यहाँ पर आपके पैनल पे उन्होंने भी की, किसानों को लेकर मैं आपको एक बात साफ कर दूं कि पिछले 3.5 से 4 साल के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने 2 तरह से काम किया है। पहला काम सरकार किसानों की आय को बढ़ाना, दूसरा काम उनके खर्चे को कम करना। मैं आपको जो 1 मिनट के अंदर मैक्सिमम जो 5-6 बड़े कदम उठाए सरकार ने उसके बारे में जानकारी देता हूं। देखिए, आज से 3.5 साल पहले आप चले जाइए, जब भी फसल बोने का समय आता था तो यूरिया के लिए हाहाकार मच जाता था। राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिखते थे, मेरे राज्य में यूरिया नहीं आई, मेरे राज्य में यूरिया नहीं आई। ये पिछले 4 सालों के अंदर 1 साल भी ऐसा अवसर नहीं आया। किसानों को यूरिया लाइन में लगना पड़ता था, ब्लैक में खरीदनी पड़ती थी। आज प्रोडक्शन बढ़ाया है, नीम कोटिंग किया है और आज किसी भी राज्य में कहीं पर भी आप चले जाइए, यूरिया की कोई कमी नहीं है। फसल बीमा योजना, 5,71,00,000 किसानों को फसल बीमा योजना के अंदर पिछले वर्ष लाया गया है और फसल बीमा योजना को किसान के अनुसार ढाला गया है। सिर्फ 2% प्रीमियम किसान को देना पड़ता है, बाकी सारा का सारा प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दे रही है। दूसरी बात देखिए, आज जो उन्होंने भी कहा कि फसल किसान उगा लेता है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन पिछले साल किया है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, किसान को जो उसकी फसल की वैल्यू नहीं मिलती, उसके लिए सरकार ने जो ई नाम के नाम से मंडियों का डिजिटलाइजेशन किया, जिससे मुझे आप देखिए, जब आप पूरा समय देते हैं तो मैं आपको मैंने आपको पूरा वक्त दिया है, मैंने कोई काउंटर क्वेश्चन भी नहीं किया। सिर्फ इतना जी, मैं 38,000 करोड़ का जो है उन्होंने किसानों ने सीधे ही बेचा है। और महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैंने आपके इलेक्शन की स्पीच सुन ली, मैंने आपकी इलेक्शन की स्पीच नहीं है, ये ग्राउंड के आंकड़े जी। चलिए, अगर आप कह रहे हैं कि ये ग्राउंड के आंकड़े हैं, चलिए आप ये कह रहे हैं अशोक साहब, धनेंद्र जी, जिस तरह से ये सुन धनेंद्र जी, चलिए अच्छा चलिए देखिए, इतना अहंकार भी ठीक नहीं है। एक बात और कहना चाह रहा हूँ, सुनने से 400 पे आ जाएंगे, किसान की आय बढ़ जाएगी, सुन तो लीजिए आप, किसान को एमएसपी मिल जाएगी, नौजवान को रोजगार मिल जाएगा। जवाब दीजिए। चलिए, मैं बात सुनने से सारी चीजें आ जाएंगी तो मैं चुप हो जाता हूँ। ओमवीर सिंह जी, चलिए लास्ट जी। आज 2014 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अभिभाषण में कहा कि गांव की जो सड़कें थी जो कनेक्ट होती है, क्योंकि अगर माल वो शहर में नहीं लाएगा
तो बिकेगा कैसे? 56% गांव के जो रोड थे वो शहर से कनेक्ट थे, अभी वो 82% हो गए। 2019 का लक्ष्य के सारे गांव के जो रोड हैं वो शहर से कनेक्ट होंगे। तो आप ये देखिए कि किसानों के लिए ओमवीर सिंह जी, आप किसानों की बात कर रहे हैं ना, ओमवीर सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। धनेंद्र जी मैं आपके पास लौटूंगी। और दूसरा जी देखिए, जो 70 साल में जो हुआ, आप 3.5 साल के अंदर कितनी इंप्रूवमेंट की है? आप लगातार देखिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इलेक्शन का भाषण ये ज्यादा लग रहा है। ओमवीर सिंह जी मुझे ये बताइए कि यहाँ पर बैठे अशोक जी बैठे हैं, यानी कि बीजेपी के नुमाइंदे हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों का हाल इतना अच्छा कभी नहीं हुआ जितना मोदी सरकार के आने के बाद हुआ है इन 3.5 साल में। आप ये बताइए, क्या वाकई में आप इतने ही खुश हैं? तो फिर खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ अशोक भाई जी से। जी अशोक भाई जी, मैं मान रहा हूँ आपने नीम कोटिंग यूरिया पे की, लेकिन रेट कहाँ है? गेहूं का रेट क्या था, क्या कर दिया आपने? हमारे धान का रेट क्या था, क्या कर दिया आपने? हमारी डीएपी का रेट क्या था, आपने क्या कर दिया है? देख रहे हैं आप इसमें फर्क? क्या कहीं देखा है आपने इसमें फर्क? हमारे को कितना बढ़ाया गया है? अभी गन्ना का रेट मात्र 10 रुपए क्विंटल के टन के बढ़ाए जा रहे हैं। क्या होगा इस किसान का? किसान की जमीन तो वही है जो पहले थी। हिंदुस्तान के पास जो जमीन है उससे बढ़ाई नहीं गई है, लेकिन उसमें जो पेशगी पट्टे पे जो किसान ले लेता है किसी दूसरे से, उसका तो रेट बढ़ गया है, लेकिन उसकी फसल का रेट कहीं नहीं बढ़ा है। मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि किसान आयोग का गठन किया जाए, स्वामीनाथन आयोग का गठन किया जाए। इस किसान के लिए इस बजट में कुछ ऐसी अच्छी सहूलियत दी जाए कि उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए उन्हें कुछ धन दिया जाए। अगर किसान ने खेती करनी छोड़ दी तो देश भूखा मर जाएगा। अन्नदाता को जो किया जा रहा है परेशान, इसे अन्नदाता को परेशान मत करिए। पहले 75% देश किसान की खेती के ऊपर रहता था, आज मात्र 40% और 45% लोग किसान पर रह। जाहिर सी बात है, किसान का बेटा जो है वो किसान अब नहीं बनना चाहता है, क्योंकि उसने अपने पिता का हाल देख लिया है कि किसानी करने के बाद क्या हाल होता है। और यही वजह है जो किसान भी है वो अब शहरों का रुख कर रहे हैं। जो उनके बेटे हैं, जो उनकी जनरेशन हैं, वो अब किसानी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जो खुशी उन्हें किसानी करके मिलती थी, जो पैसा उन्हें मिलता था, वो अब नहीं मिल रहा है। और जाहिर सी बात है कि शहरों का जो वोटर है वो हमेशा से ही माना जाता है कि बीजेपी का रहा है, लेकिन जो गांव का वोटर है वो अभी भी बीजेपी की तरफ नहीं है। अगर फिर भी बीजेपी ये कह रही है कि ये, आप ये देख सकते हैं तस्वीरें लगातार कि लगातार जो लीडर्स हैं उनके जाने का सिलसिला जो है वो जारी है। What India needs, what country's requirements are, and in the line with how we can progress to achieve a great potential that India possesses, and therefore we will do that. So opposition parties say that it's a budget that is going to be only a face saver for the government. अच्छा भाई देखिए तार जाता है राज्यसभा चलने। आप देख सकते हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी और मुरली मनोहर जोशी को आप देख सकते हैं। सुषमा स्वराज भी पार्लियामेंट का रुख करती हुई। तो जाहिर सी बात है कि चंद मिनट ही बचे हैं, 15 मिनट से भी कम का वक्त बचा है। जब ये बजट पेश होगा तो तमाम लीडर्स जो हैं तमाम पार्टीज के, वो अब जाना शुरू हो गए हैं। आप सुषमा स्वराज को यहां पर देख सकते हैं। इससे पहले वजीर आजम को आपने देखा और तमाम लीडर्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोगों को खासी उम्मीदें हैं इस आम बजट से। जीएसटी के बाद ये पहला आम बजट है, कंप्लीट बजट है। और पीयूष गोयल को भी आपने देखा, तो सब जो है वो एक तरह से कुछ भी कहते हुए अभी बच रहे हैं और भागते हुए जो है रुख कर रहे हैं पार्लियामेंट का। जाहिर सी बात है कि सबको जल्दबाजी है जाने की। निरंजन जोशी जो है आप उनको देख सकते हैं। तो तमाम आपने लीडर्स को यहां पर देखा और यहां पर हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा भी इसी तरह से जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
तो हम आपको बता दें कि लोकसभा की 3 सीटों के लिए हुए ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के लिए बुरी खबर आ रही है। राजस्थान की दोनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। राजस्थान के नतीजे सीएम वसुंधरा राजे और कांग्रेस के रियासती सदर सचिन पायलट के लिए साख का सवाल है। ऐसे में जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे सवाल उठ रहा है कि क्या राजस्थान में रहेगा राजे का राज। राजस्थान की जो दोनों लोकसभा सीटें हैं अजमेर और अलवर, उसमें कांग्रेस आगे चल रही है। लगातार शुरू से ही कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। अजमेर में कांग्रेस उम्मीदवार रघु शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार राम स्वरूप लांबा से आगे चल रहे हैं, तो वहीं अलवर में कांग्रेस के करण सिंह यादव बीजेपी के जसवंत सिंह यादव से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के लिए राहत की खबर यह है कि मांडलगढ़ असेंबली सीट से वो आगे चल रहे हैं। मांडलगढ़ में असेंबली सीट पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। मांडलगढ़ में बीजेपी के उम्मीदवार शक्ति सिंह हारा जो हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार विवेक धाकड़ से आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस की दोनों लोकसभा और मांडलगढ़ असेंबली सीट पर बीजेपी का पहले कब्जा था। ऐसे में जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। वहीं कांग्रेस में अभी से ही जश्न का माहौल है। तो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। राजस्थान की हम 2 सीटों के आपको रुझान बता रहे हैं वहां फिलहाल जहां पर कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। और ऐसे में हम आपको लगातार ये बताएं कि क्योंकि आज आम बजट भी पेश हो रहा है। 2019 लोकसभा इलेक्शन से पहले ये आम बजट जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। उसके साथ साथ इसी साल जो है राजस्थान में इलेक्शन भी हैं, असेंबली इलेक्शन है। उससे पहले वसुंधरा राजे सरकार को ये झटका अगर लगता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये एक मैंडेट है कांग्रेस के पक्ष में और वसुंधरा जी की सरकार के खिलाफ लोगों ने आज ये स्पष्ट कर दिया है कि इस सरकार का जाना तय है। जो अभी इनिशियल जो रुझान आए हैं उसमें बहुत बेहतर बढ़त कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को मिल रही है। मुझे खुशी इस बात की है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बढ़त आगे जाके और बढ़ेगी। और ये एक मैंडेट है सत्ता के खिलाफ और कांग्रेस के पक्ष में। और वसुंधरा जी को और उनकी सरकार को लोगों ने टोटली रिजेक्ट कर दिया है। और लोकसभा चुनाव बड़े चुनाव होते हैं, सरकार ने पूरी ताकत लगाई, मुख्यमंत्री ने, मंत्रियों ने, लेकिन उसके बावजूद जो इनिशियल ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। तो सचिन पायलट को अभी आपने सुना, हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आए हैं, अभी रुझान ही है, लेकिन कांग्रेस में खुशी देखी जा रही है। और वो ये कह रहे हैं कि अब जो असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं उसमें वसुंधरा राजे जो हैं उनकी हुकूमत नहीं बनेगी और कांग्रेस जो है वो वहां पर हुकूमत जो है अपने पर काबिज होने का दावा कर रही है। तो रुझान जो आ रहे हैं वो शुरू से हम आपको बताएं कि शुरू से ही कांग्रेस के फेवर में आ रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक्साइटमेंट देखा जा सकता है कांग्रेस खेमे में। और खासतौर पर सचिन पायलट को आपने सुना क्योंकि वो रियासती सदर हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारी है राजस्थान जो है इलेक्शन की। तो ऐसे में अगर उनकी सदारत में ये अगर ये सीटें जीतती है कांग्रेस, क्योंकि अभी सिर्फ रुझान है, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि इसी साल राजस्थान में भी इलेक्शन होने हैं। और ये फिक्र की बात वसुंधरा राजे के लिए हो सकती है। उन्हें सोचने की जरूरत होगी कि आखिर इलेक्शन से एन पहले जो ये ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जो उपचुनाव हुए हैं, उसमें किस तरह से अब उनको आगे इस साल में काम करने की जरूरत होगी। क्या ऐसी चीजें हैं जो वसुंधरा राजे सरकार की जो लोगों को पसंद नहीं आई हैं, जिसकी वजह से ये जो 2 सीटें हैं उस पर जो रुझान आ रहे हैं वो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए फिक्र की बात जरूर है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसमें कांग्रेस जो है उसको जो है यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और हमारी रिपोर्टर अदिति नागर ने अशोक गहलोत से बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं। दोनों लोकसभा चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतने जा रही है, शुभ संकेत देख रहे हैं हम अभी से ही। गहलोत साहब, ये जो नतीजे अभी दिख रहे हैं, ये नतीजे कार्यकर्ताओं की मेहनत है या ये जनता का रोष है सरकार के खिलाफ? देखिए, दोनों बातें हैं। बहुत भयंकर आक्रोश है जनता का सरकार के खिलाफ में भी,
क्योंकि भारी बहुमत दिया था वसुंधरा जी को पिछली बार मोदी जी के नाम से, 163 सीटें मिली थी उनको। 4 साल में वसुंधरा जी मिली नहीं किसी से भी, बल्कि कहना चाहिए कि जिस रूप में बिहेव किया गया वहाँ पर तमाम हमारी योजनाओं को, जो जन कल्याणकारी योजना थी, उनको कमजोर कर दिया या बंद कर दिया, नाम बदल दिए। रिफाइनरी था, ब्रॉडगेज थी, कोच फैक्ट्री थी, बांध था बड़ा, मेट्रो थी, बड़ी बड़ी योजना थी, उनको ठप कर दिया। लोग पूछते हैं कि हमने गलती क्या किया आपको बहुमत देकर के, आप क्यों नहीं काम हो रहा है। निकम्मी नागरा सरकार साबित हुई वहां पर। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस एकजुट होकर लड़ती है, तो इस बार पूरे नेता और कार्यकर्ता ने जम करके एकता दिखाई, और जब कांग्रेस एकजुट होकर निकलती है तो उनको कोई हरा नहीं सकता है। ये सिद्ध हो गया राजस्थान के अंदर। ये एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि मांडलगढ़ में बीजेपी आ गया है, वो विधानसभा सीट है, और वहां पर जो बागी जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे या फिर जो बागी हैं निर्दलीय, वो सेकंड नंबर पे चल रहे हैं, अब वो पीछे हुए हैं, तो क्या उससे कांग्रेस की सीटों में कटौती आई है? वो क्या सीटें बट गई हैं और उस वजह से कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ रहा है वहां पर? एक बागी खड़ा हो गया कांग्रेस का, इस कारण से उतार चढ़ाव चल रहे हैं, परंतु कांग्रेस वहां भी जीत सकती है। माहौल सब जगह कांग्रेस के पक्ष में है, ये मैं कह सकता हूं। और अब बन चुका मन, अब बदलने वाला नहीं है जनता का, चाहे कितने लोभ दो, प्रलोभन हो, चाहे भले आप बजट लेके आओ, घोषणाएं करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा राजस्थान के अंदर। तो ये थे अशोक गहलोत, जिन्होंने गुजरात में भी कांग्रेस की पटकथा लिखी थी, और अब जब पूरा शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का एक साथ होकर एकजुट आया, तो अशोक गहलोत जी का कहना था कि इस तरीके के परिणाम आए, और आगामी दिनों में भी जब चुनाव आने वाले हैं 10 महीने के अंदर, तब पूरा शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस का एक साथ काम करेगा और कांग्रेस ही सत्ता की कुर्सी पर बैठेगी। लेकिन जाहिर है कि ये जो अग्नि परीक्षा है राहुल गांधी के लिए भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के लिए भी है। कैमरा पर्सन महबूब के साथ अदिति नागर।